हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सब लोगों के। खूब मेहनत चल रही है, एडवांस का पेपर भी आएगा, मेंस की रिजल्ट आ चुकी है। सब लोग खूब कोशिश करें। लास्ट क्लास में अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में कुछ डिस्कशन की गई थी और कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। सवालों को लेकर डिस्कशन किया गया था। सवालों में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें रिकॉल करने थे, जो हमें याद रखने चाहिए थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया गया था। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से एक बार रिवाइज किया जाए और उसके बाद उसके ऊपर आने वाले एडवांस लेवल के सवालों की जम के प्रैक्टिस की जाए। मुश्किल कहीं नहीं है। थ्योरेटिकली देखा जाए तो हर चीज पढ़ चुके हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि एडवांस लेवल पर थ्योरी बढ़ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एप्लीकेशन पार्ट ऑब्वियसली चेंज होता है, सोच बदल जाती है। कई बार एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करने की कोशिश की जाती है, जो एडवांस या आईआईटी वाले जो पेपर बनाते हैं उसका एक मेन फीचर होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि सवाल जो है वो लिक्विड सोल्यूशन का ही पूछेगा। वो सवाल लिक्विड सोल्यूशन का पूछेगा, उसको सॉलिड स्टेट से लिंक कर सकता है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक कर सकता है। इनफैक्ट मेंस के पेपर्स में भी तुम लोगों ने इस चीज को देखा है कि ऑर्गेनिक के सवालों को वो मोल कॉन्सेप्ट के साथ भी लिंक करने की कई बार कोशिश करता है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं। बहरहाल, तो लास्ट क्लास में अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया था। आज एक छोटे चैप्टर के बारे में फटाफट डिस्कशन करते हैं। एक अमीन्स का चैप्टर इंपॉर्टेंट छोटा चैप्टर है, मेंस और एडवांस दोनों लेवल पर इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं इसके सवालों को आप पुराने किसी टॉपिक से, बिकॉज एज सच फंक्शनल ग्रुप्स की अगर बात करें तो अमीन्स हमारा सबसे लास्ट फंक्शनल ग्रुप आता है। इससे पहले तमाम फंक्शनल ग्रुप्स आ चुके होते हैं, इसलिए उन चीजों को अमीन्स के साथ या अमीन्स को उन पुराने फंक्शनल ग्रुप्स के साथ भी लिंक किया जा सकता है। इसलिए पूरी चीजें सही से समझनी है, याद रखनी है और उनको अप्लाई करके सवालों में देखना। बहरहाल, तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। कुछ सवाल करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे, कुछ नए सवाल होंगे। उनमें कोशिश की जा रही है इस चैप्टर में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो स्टार्ट करनी चाहिए वो इस सवाल से स्टार्ट करते हैं। जेईई में पूछा गया एक पुराना सवाल है, सिंपल सवाल है। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो आपको ऑर्थोजाइलिन बना के दे सकता है। तो आईआईटी वाले इस की हरकत करते हैं। सवाल इसलिए मेंस से हटकर है क्योंकि सर मेंस में सीधा सीधा सवाल आता है और एक ऑप्शन को टिक कर दिया जाता है। यहां ये मल्टी करेक्ट का ड्रामा करते हैं। सर मल्टी करेक्ट जो सवाल होते हैं वो सबसे बड़ा दर्द है एडवांस के पेपर का। उसका रीजन बड़ा क्लियर है सर। सिंगल ऑप्शंस जो सही वाले सवाल होते हैं या सिंगल करेक्ट वाले जो सवाल होते हैं सर वो समझ में आ जाते हैं। सर एक बार आंसर आ गया तो दिख जाता है, उसको टिक कर देते हैं। मल्टी करेक्ट के अंदर एक इशू ये होता है कि सर आंसर जब आ जाता है तो हम उसको टिक कर देते हैं, लेकिन दिमाग में ये भी रहता है कि कहीं कोई और ऑप्शन तो सही नहीं है। तो सर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है और इस चीज का फायदा आईआईटी का एडवांस पेपर हमेशा उठाता है। तो बहरहाल इसका कोई इलाज नहीं है, इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है, हम इतने मजबूत हो और साथ में हमारी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो कि हमें इस चीज से कोई घबराहट नहीं होती कि भैया तुम एक सवाल में 4 ऑप्शन सही करते हो या एक सवाल में 3 ऑप्शन सही करते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरा प्रोसेस समझता हूं, जो जो आंसर मेरे रास्ते में आता जाता है मैं उसको टिक करता जाता हूं। अब जैसे इस सवाल की बात करें, अगर आपको ऑर्थोजाइलिन बनाने के लिए कहा जा रहा है तो मुझे लगता है एक चीज क्लियर है कि आपको कुछ कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई सिस्टम अगर आपको बनता हुआ नजर आए तो आप समझ लीजिएगा आपका आंसर जो है वही होगा। अब सर ठीक है सर, ऑर्थोजाइलिन बनाना है सर, दोनों तरफ CH3 अगल बगल लगे होंगे। अब पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, दूसरा तीसरा चौथा जहां आएगा वहां से टिक कर देंगे। इसमें क्या सोच रहा है? तो इसमें सोचना सिर्फ ये कि पहला अगर सही भी हो गया मान लीजिए आंसर, तो फिर सेकंड को भी चेक करना पड़ेगा, थर्ड को भी चेक करना पड़ेगा, जो कि मेंस में नहीं होता, जो कि सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में नहीं होता। बस यही एक मुश्किल है। इसको भी अपने अंदर इस तरह से भर लो कि ये एडवांस की आदत है, ये एडवांस की आदत है, इसमें ऐसा कोई ड्रामेबाजी नहीं है। वो इसी तरह से डराता है, इसी तरह से खेलता है। समझ रहे हो बात को? अब जैसे यहां पर आते हैं, अब वो ऑर्थोजाइलिन बनाता है। तो चलिए काम करते हैं, ये चारों जो ऑप्शंस मैंने लिखे हैं अब इनको मैं यहां पर सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके देख लेता हूं कि कहीं ऑर्थोजाइलिन बन तो नहीं रही। ये मेरा पहला ऑप्शन। अब इस पहले ऑप्शन को अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि यहां ऑर्थोजाइलिन जैसा कुछ बन भी रहा है या नहीं। बन रहा है तो टिक कर देंगे, नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो स्टेप दिखाई दे रहा है वो डायजोनियम बनाने का लग रहा है। सर बिल्कुल सही है सर, डायजोनियम सॉल्ट जो है, जो हमारी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होती हैं, वो NaNO2 के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायजोनियम आयन ही बनाती है। सर ये कोई कलाकारी नहीं है। अगर ये एलिफैटिक प्राइमरी अमीन होती और आप डायजोनियम बनाने की कोशिश करते तो सर फाइनल आंसर एक अल्कोहल की तरफ शिफ्ट
हो जाता, क्योंकि मीडियम एक्वस होगा सर वो पक्का कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से एक अल्कोहल बनाने की कोशिश करता है। बट इन केस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स सर इनका डायजोनियम आयन स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए जब तक आप पानी नहीं डालेंगे या एक्वस क्यूएच नहीं डालेंगे तब तक ये फिनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डायजोनियम आयन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सीधे सीधे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन उठाइए और उसके ऊपर NaNO2HCl डाल दीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप पहले स्टेप की बात करते हैं तो मुझे लगता है पहला स्टेप तो जो निकल के आता है वो ये आता है जिसमें सबसे पहले जो है आप डायजोनियम, मिथाइल के साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की और यहां पर मुझे लगता है कि मैंने डायजोनियम आयन बना लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, फिर तो दुनिया जानती है सर CuCN डालेंगे तो डायजोनियम की तो यह आदत है कि आप जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल डालते जाएंगे वो वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल लगाता चला जाएगा। तो जैसे ही आप CuCN डालेंगे तो सर मुझे ऐसा लगता है यहां साइनाइड जाके चिपक जाएगा। बहुत बढ़िया सर, यहां मिथाइल आ चुका है, यहां साइनाइड आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपने डाइबल H डालने की कोशिश की है। अरे क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं है जो आप डाइबल H डाल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, डाइबल H एक ऐसा आदमी है जो स्पेसिफिकली एस्टर्स को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड्स तक या फिर नाइट्राइल्स को रिड्यूस करता है सिर्फ एल्डिहाइड्स तक। यानी अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालने की कोशिश करते तो सर वो अगर कोई एस्टर ग्रुप होता तो वो पहले एल्डिहाइड के पास आता और या कीटोन के पास आता और उसके बाद फर्दर रिड्यूस करके वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। ये LaH या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की कहानी है। लेकिन सर अगर आप डाइबल H डालते हैं तो डाइबल H दो मेन काम करता है, एस्टर्स को एल्डिहाइड्स तक लाके छोड़ता है और साइनाइड को एल्डिहाइड तक लाके छोड़ता है। यानी अगर मैं डाइबल H की बात करूं तो डाइबल H का कहानी यह है कि यह एस्टर्स के रिडक्शन तक को एल्डिहाइड तक लाके छोड़ता है और इसी तरह से नाइट्राइल्स का रिडक्शन भी एल्डिहाइड्स तक लाके छोड़ता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर यह तो कुछ सिंपल सा लगता है, क्योंकि ऐसे में अगर आपने नाइट्राइल या साइनाइड बना रखा है और आप यहां पर डाइबल H डालने की कोशिश कर रहे हैं तो सर यह बात तो मुझे याद आ गई कि डाइबल H जो होगा वो साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह हुआ सर यहां तक तो दुनिया पहुंच जाएगी। ये मिथाइल था जो कि पहले से था और यहां आ गया आपका CHO। लेकिन सर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके बाद मैं वोल्फ किश्नर जैसा कुछ कर दूं तो सर ये बात बड़ी पुरानी है। ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, हम समझते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है और प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं। सर ये एक एल्डिहाइड है जो रिड्यूस कर जाएगा और रिड्यूस करके ये नॉर्मल CH2 ग्रुप प्रोवाइड करेगा। यहां मिथाइल पहले से था सर, ये CH3 और बन जाएगा सर, ये हमारी ऑर्थोजाइलिन बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहला ऑप्शन सही। मेंस में सवाल होता तो खुश हो जाते, पहले ऑप्शन के बाद ही मजे आ जाते। लेकिन सर क्योंकि एडवांस में मल्टी करेक्ट सवाल आ सकते हैं तो ऐसे में सर हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड में सर बड़ा आसान लगता है, आपने पहले मैग्नीशियम डाल दिया। सर ये तो ऑर्गेनो मेटालिक बनाने की बड़ी पुरानी कहानी है। एल्काइल हैलाइड्स जो है वो मैग्नीशियम के साथ जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ये जरूर हमने सुना है कि अगर आप एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड बनाने की कोशिश करते हैं यानी ArMgBr बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में बेहतर है कि आप साइक्लिक ईथर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉर्मली ये काम करना आसान है। यानी ऐसा नहीं कि होता नहीं, बट ये ठीक लगता है कि सर अगर आप RX की रिएक्शन Mg के साथ करा रहे हैं तो जो ईथर आप यूज करें सर ये ठीक रहेगा कि आप डाई इथाइल ईथर से अपना काम चला लीजिए और आप डाई इथाइल ईथर से काम चलाने के बाद ग्रिग्नार्ड बना लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। द आंसर इज RMgX। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये भी कहते हैं कि सर अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो अगर आप ARX लेके आते हैं तो ARX के केस में अगर आप ग्रिग्नार्ड बनाना चाहते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर आप जो ईथर यूज करें वैसे तो चल जाएगा काम डाई इथाइल ईथर से भी, बट फिर भी बेहतर है कि जो ईथर आप यूज करें वो एक साइक्लिक ईथर यूज करें। यानी बेहतर है कि आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरान टाइप का कोई साइक्लिक ईथर यूज करें जो कि कम हिंडर्ड होगा, इस ARX से बने हुए ग्रिग्नार्ड को स्टेबलाइज करने की भी कोशिश करेगा और साथ ही साथ इतना मोटा भी नहीं है, इसलिए रिएक्टिविटी भी ग्रिग्नार्ड की बहुत ज्यादा खराब नहीं करेगा।
समझने बात को? यानी ग्रिग्नार्ड जो भी हमारा ईथर यूज करते हैं आप ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन में, उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है बने हुए ग्रिग्नार्ड को स्टेबलाइज करना और उसकी रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा खराब ना करना। यानी जितना ज्यादा आप बल्कि ईथर लेते चले जाएंगे उसका स्टेबलाइजेशन तो बढ़ जाएगा। यानी जो हमारा ईथर है अगर वो बल्कि होता चला गया तो इस ग्रिग्नार्ड का स्टेबलाइजेशन तो बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मान लीजिए मैंने ऐसा ईथर ले लिया तो ऐसे में इसका स्टेबलाइजेशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये इतना बल्कि सिस्टम तैयार होगा कि अब इस ग्रिग्नार्ड की फर्दर किसी आदमी के साथ रिएक्शन बड़ी स्लो हो जाएगी। यानी मैं ये चाहता हूं ईथर ऐसा होना चाहिए जो जिसके पास एल्काइल ग्रुप इतने हो कि वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को मैग्नीशियम के पास धकेल कर उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश भी करे, लेकिन इतने ना हो कि इतना बल्क बढ़ जाए कि पता चला ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी ही बर्बाद हो जाए। हाँ, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स बनाने के लिए, इनफैक्ट एराइल मैग्नीशियम फ्लोराइड बनाने के लिए तो यह कहा ही जाता है कि आपको साइक्लिक ईथर यूज करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स बनाने के लिए साइक्लिक ईथर का इस्तेमाल बेहतर लगता है। लेकिन नॉर्मल हैलाइड्स अगर ग्रिग्नार्ड बनाना चाहते हैं यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाना चाहते हैं तो हमारा नॉर्मल ईथर से भी काम चल जाता है। यानी मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप कोई भी हैलाइड लेके आते हैं और उसके आगे Mg ईथर रख दें तो सर ये इनडायरेक्टली ग्रिग्नार्ड बनाने का एक मेथड है। आपने ईथर का नाम नहीं लिखा है, मैं आपके सामने ऐसे ही डिस्कशन कर रहा हूं ताकि मेन पॉइंट्स जो आगे कभी पूछे जा सके हम उसको डिस्कस कर सके। यानी कोई हमसे पूछे कि भाई ग्रिग्नार्ड बनाते वक्त ईथर क्या कर रहा है तो आप बताइएगा जी बेवकूफ आदमी हो, ईथर सॉल्वेंट है सर, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है और ईथर का सबसे बड़ा काम क्या है? वो बने हुए ग्रिग्नार्ड को स्टेबलाइज करता है। सर तो कैसे स्टेबलाइज करता है? सर वो मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। तो ऐसे में ऑक्सीजन के डोनेटिंग नेचर को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के चारों तरफ बहुत सारे कार्बन लगा दिए जाए तो अच्छी बात है, हां बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन सर एक गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ ये हो जाएगी कि अब इस ग्रिग्नार्ड जो बनाया है ये तो स्टेबल हो गया सर, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप इस आदमी से कहेंगे कि जाओ जाके रिएक्शन करो तो सर ये पूरा ताम झाम लेकर, समझ रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ ऐसे मोटा आदमी टक्कर मारने जाएगा। सर ये रिएक्शन बड़ी खराब हो जाएगी। यानी बेहतर यही है कि आप ऐसा कोई ईथर लेके आइए जिसमें कार्बन भी हो लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो। तो ऐसे में सर बेस्ट आदमी डाईइथाइल ईथर रहता है। डाईइथाइल ईथर का इस्तेमाल करिए, दोनों तरफ दो कार्बन होंगे, सर ठीक ठाक डोनेशन भी कर देगा और सर ज्यादा मोटा भी नहीं है तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी को भी बहुत ज्यादा खराब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एराइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाना चाहते हैं या एराइल मैग्नीशियम फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो सर साइक्लिक ईथर का इस्तेमाल जायज है, साइक्लिक ईथर का इस्तेमाल ही करना चाहिए, क्योंकि सर ऐसे में एक तो ये ग्रिग्नार्ड बनना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसको लालच देते हैं, अबे एक बार बन जाओ तुम्हें साइक्लिक ईथर से स्टेबलाइज कर देंगे, मजा आ जाएगा, हिंड्रेंस भी कम होगा बिकॉज ईथर इज साइक्लिक। तो ऐसे में अगर आप एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स बनाना या फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो आप साइक्लिक ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का इस्तेमाल, THF का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, तो जो पहला स्टेप दिखता है वो यही लगता है कि आपने सबसे पहले जो है वो ग्रिग्नार्ड बना लिया। यानी मुझे लगता है जो पहला स्टेप है वो ये है, ये आ गया आपका ग्रिग्नार्ड MgBr। बहुत बढ़िया सर। अब आप सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं? ओहो CO2, सर कितनी पुरानी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बल्कि इसको और तमीज से लिखें तो इसको ऐसे लिख देते हैं, सर ये CO2 कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा है, ये निगेटिव चार्ज यहां धक्का मारेगा और ये टूटकर एसिडिफिकेशन के बाद, इसमें कोई शक नहीं है यहां तो Me रहेगा ही रहेगा और यहां जाके आपका यहां तो Me रहेगा ही रहेगा और यहां जाके आपका आ जाएगा COOH। चलिए अब क्या करें सर? अब आप Cl डाल रहे हैं, चलिए क्लोरीन भी ले लेते हैं, SOCl2 डालेंगे तो SOCl2 हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है जो कि क्या करने की कोशिश करेगा सर? यहां COCl लगा देगा। उसके बाद अगर आपने लिंडार कैटलिस्ट डाला तो H2PDBaSO4, हमें लगता है सब लोग जानते हैं सर ये रोजनमंड रिडक्शन है जो COCl को CHO में कन्वर्ट कर देता। यानी यहां मिथाइल आ गया और यहां CHO आ गया और लास्ट में सर क्लेमेंसन O4। ये तो सेम लग रहा है, यानी ऊपर तो मिथाइल आ ही चुका था, एक और मिथाइल आ जाएगा और ये फिर से ऑर्थोजाइलीन तैयार हो जाएगी। यानी ऐसा लगता है सेकंड ऑप्शन से भी ऑर्थोजाइलीन बनाई जा सकती है। यानी पहला मेथड भी ऑप्शन भी ठीक था, सेकंड ऑप्शन भी ठीक था, इन दोनों से ऑर्थोजाइलीन बनाई जा सकती है। चलिए ठीक है, तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या लग रहा है सर? ये तो गड़बड़ लग रहा है, एक तो मुझे कार्बन ही ज्यादा दिख रहे हैं सर, यहां गड़बड़ पक्का हो जाएगी। आपने सबसे पहले सर ये HBO करने की कोशिश की है, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। यानी कि सर ऐसे में अगर आप HBO करने की कोशिश करते हैं तो पहला स्टेप बड़ा क्लियर है, डबल बॉन्ड का जहां तक सवाल है आपको
HBO करते वक्त पानी का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ नजर आएगा। PBr3 बहुत सीधा है सर, ये भी हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है, जहां OH को देखेगा सर वहीं पर Br लगा देगा, यानी कहने का मतलब यहां Br आ गया। और नेक्स्ट स्टेप आपका बाइवेलेंट मेटल को अगर आप एसिड के साथ या प्रोटिक मीडियम के साथ ले लें तो सर ये तो सारी दुनिया समझती है, ऐसे में तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आप बाइवेलेंट मेटल को प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। बड़ा आसान है सर, लेकिन ये सर ऑर्थोजाइलिन नहीं है, ये हमारी ऑर्थोजाइलिन नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। चलिए चौथे पे आ जाते हैं। चौथे को तो देख के लगता है बहुत गड़बड़ है। चौथे में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ ये है कि अगर आप ऑर्थोजाइलिन बनाना भी चाहते हैं तो ये ओजोनोलिसिस प्रोसेस है और ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बिल्कुल साफ समझ में आती है। डंडा हटा के जब आप अंडा लगाएंगे, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने जा रहे हैं तो ये डंडा हटाइए, अंडा लगाइए, यानी अंडा आपने यहां लगा दिया, और उसके बाद जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो सर ये तो नॉर्मल रिडक्शन है जो कि वोल्फ किश्नर है, और वोल्फ किश्नर जो होगा वो NH2 KOH के साथ, और ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन इस डबल बॉन्डों को रिड्यूस कर देगा, और मुझे लगता है ये भी किसी भी सूरत में जाइलीन जैसा तो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कहा जाएगा कि ये भी मेथड हमारा ऑर्थोजाइलिन बनाने का तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, अब जो आपने 4 ऑप्शंस लिए थे, यानी जो सवाल आपने उठाया था उस सवाल का अगर आंसर टिक करना हो तो ठीक है सर, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, ये तो अननेसेसरी हमने इसको लंबा कर दिया, बट आंसर अगर उठाना हो तो मुझे पहला ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, मुझे दूसरा ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, तीसरा और चौथा ऑर्थोजाइलिन बनाने के लिए शायद इस्तेमाल करना ठीक नहीं। क्लियर है? बड़ा आसान था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भी डिस्कशन की बात आएगी, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले एडवांस के पेपर में इससे मिलता जुलता आपको कोई ना कोई सवाल जरूर दिखाई दे। उसका रीजन है, कहने को इसको कोई एक रीअरेंजमेंट माना जा सकता, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मैकेनिज्म खुद भी प्रिडिक्ट की जा सकती। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कहा जा रहा है इनमें से क्या क्या बन सकता है या क्या नहीं बन सकता, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ी यूनिक रिएक्शन है, और इसमें एक प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है जिसको बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी मुझे ऐसा लगता है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे के समझ में आना चाहिए। हम इसको कुछ अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये जो सवाल है, इस सवाल को कुछ ऐसा लिख लेता हूं मैं। ये आपका NH, मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके लिख लिया मैंने, ये आपका NH और ये आपका सवाल था जो मैंने आपको दिया था, और इसके सामने आपने H प्लस लगाया। तो दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट। आप सब लोग इसको याद रखेंगे, दिस इज बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट, बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट, ये बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, क्या है इस रीअरेंजमेंट में? बहुत सीधा। सबसे पहले सर ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ये लोन पेयर H प्लस से प्रोटोनेट हो जाएंगे, यानी जो पहला स्टेप निकल के आता है वो बिल्कुल सीधा स्टेप है। दिस इज NH2 प्लस, दिस इज NH2 प्लस एंड दिस इज लाइक दिस, यानी प्रोटोनेशन के बाद आपका ये पहला स्टेप। नेक्स्ट सर ये तो ठीक नहीं लगता सर, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बड़ा खराब सिस्टम है, कुछ तो और सोचना पड़ेगा। हाँ कुछ और सोचते हैं, कुछ और यही सोचेंगे कि भाई कुछ हो सकता है तो देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सर इस बार कुछ रेजोनेंस को इन्वॉल्व करते हैं, और जैसे ही आप रेजोनेंस को इन्वॉल्व करेंगे तो जो समझ में आता है सर वो कुछ ये समझ में आता है। यानी ऐसा लग रहा है कि जो रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज लेके आया है। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाँ सर, लेकिन इससे एरोमैटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है सर। हाँ एरोमैटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, हो सकता है इसका कोई ना कोई जुगाड़ निकल आए। तो जो लगता है वो ये लगता है कि ये जो बीच का बॉन्ड है ये टूट चुका है और इन दोनों पर प्लस और माइनस का चार्ज आ रहा है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों को पीछे से जोड़ देते हैं। यानी जो मुझे नेक्स्ट स्टेप समझ में आता है वो ये आता है कि एक तो रिंग ऐसी है जिसमें बॉन्ड्स की सिचुएशन ये है, दिस इज NH2 प्लस, दिस इज सिंगल बॉन्ड जो पीछे से जाके जुड़ गया, और पीछे से जुड़ने के बाद बॉन्ड की सिचुएशन यहां पर भी कुछ ऐसी। लेकिन सर ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं रहा, ये क्या कर दिया आपने, ऊपर से जुड़ा हुआ था, आपने पीछे से जाके दोनों को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? अरे भाई एरोमेटिसिटी दोबारा लेके आते हैं, उसमें क्या परेशानी है? एरोमेटिसिटी दोबारा लाने का तरीका तो एक ही था सर, जब इस तरह से अटैचमेंट हो तो
आप एरोमेटिक दोबारा बनाने के लिए क्या काम करते हैं? एरोमेटिक दोबारा बनाने के लिए मैं यहां से H प्लस को हटाता हूं। चलिए H प्लस को यहां से हटाते हैं और यह सिस्टम दोबारा एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। बहुत आसान है, ये H प्लस यहां से चला जाएगा और यह सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगा। H प्लस को पहले स्टेप में आपने इस्तेमाल किया, 2 H प्लस को आपने नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल दिया। सर दिस इज एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट प्रोसेस, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अब यहां पर भी NH2 आ चुका है, बॉन्ड्स की सिचुएशन बहुत सुंदर हो चुकी है और अब जो आपका सीन बना है वो ये बना है। अब आप देख लीजिए, जो सिस्टम आपको दिया गया था, यह सिस्टम अजीब सा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करता था और फाइनली ये पीछे से जाके जुड़ के, यानी ये जो आपने आइसोमर बनाया है, दिस इज पैरा पैरा आइसोमर। सर ये पैरा पैरा आइसोमर है, इसका पैरा ऑर्थो आइसोमर भी बन सकता था और ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर भी बन सकता था। ऐसा कैसे? अरे भाई रेजोनेंस आप करा रहे हैं तो रेजोनेंस ऐसा भी तो हो सकता था कि सर ये यहां से ऊपर उठता, जब यहां से उठता तो यहां प्लस आता और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहां जाते, तो ऐसे में सर ये दोनों आपस में जुड़ सकते थे और ऐसे में जो आंसर बनता वो ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर बनता। मैं अभी ऑर्थो ऑर्थो और पैरा ऑर्थो आइसोमर बना के दिखा देता हूं, बट अल्टीमेटली मुझे जो लगता है वो ये कि सर इट शुड बी मेजर प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट 85% के आसपास देखने को मिलता है और यही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस मिनिमम हो, यानी इस सवाल का जो मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना होगा वो कुछ ऐसा रिपोर्ट करना होगा। हां, अगर मैं देखूं तो दिस इज पैरा पैरा आइसोमर, यानी इसकी पैरा से जाके जुड़ रही। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता था इसकी ऑर्थो उसकी पैरा से जुड़ती या इसकी ऑर्थो से जुड़ती, तो 2 आंसर और आते, एक ऑर्थो पैरा आइसोमर, एक ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर, और इनमें सबसे बढ़िया तो पैरा पैरा और सबसे खराब ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर होता, क्योंकि सर ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर में तो जबरदस्त हिंड्रेंस होती। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर बनाने की कोशिश करता हूं तो देखिए कितना मस्त ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर आपको दिखाई देगा। प्रोटोनेशन के बाद यह सिचुएशन कुछ ऐसी, यहां भी NH2 प्लस है, प्रोटोनेशन के बाद की बात कर रहे हैं भाई, ये आपका। अब क्या होगा सर? अब बड़ा भाई जैसे अभी आपने रेजोनेंस करके दिखाया था वैसे ही कर लेते हैं। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ऐसे में अगर ध्यान से देखें तो यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा। सर ये प्लस और माइनस भी आपस में जुड़ सकते हैं एंड नाउ दे आर मेकिंग व्हाट, दे आर मेकिंग ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर। अगर बनाया जाए कैसे बनेगा सर? सब कुछ होने के बाद, हाइड्रोजन वगैरह निकलने के बाद, एरोमेटिसिटी दोबारा गेन करने के बाद, आप ध्यान रखिएगा, आप सब लोग समझ रहे होंगे, सब कुछ सही करने के बाद आपका आंसर ये बन जाए, एंड दिस इज ऑर्थो ऑर्थो आइसोमर, जो कि दिखाई दे रहा है सर हिंड्रेंस की वजह से ये माइनर प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं ऑर्थो पैरा आइसोमर की बात करता हूं तो ऑर्थो पैरा आइसोमर भी बनाया जा सकता है। सब लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ऑर्थो पैरा आइसोमर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने किया था उसी तरह से यह काम किया जा सकता है। आप ऑर्थो पैरा आइसोमर बनाना चाहते हैं, ऑर्थो पैरा आइसोमर भी बन सकता है। ये देखिए बिल्कुल आसान। ऐसे में यहां प्लस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है और प्लस और माइनस आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ रहा है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस इज ऑर्थो पैरा आइसोमर। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। ये आपका NH2 होगा एरोमेटिसिटी दोबारा गेन करने के बाद, और ये इसकी पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ जाएगा। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस विल बी ऑर्थो पैरा आइसोमर। मेजर प्रोडक्ट का जहां तक सवाल है सर, मेजर प्रोडक्ट की बात हो चुकी है, बेकार की बातें मत करिए। मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा पैरा आइसोमर। 85% के आसपास, 80% के आसपास आपको पैरा पैरा आइसोमर देखने को मिलेगा। यूनिक रीअरेंजमेंट है जिसको बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी अगर मैं सवाल के आंसर को टिक करता हूं तो मुझे लगता है तमाम ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब मेजर प्रोडक्ट अगर आपको रिपोर्ट करना है तो मुझे लगता है मेजर प्रोडक्ट तो इसका ए ही हो जाएगा। हालांकि ये ऑर्थो पैरा आइसोमर भी देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता और ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आता। यानी जो समझ में आता है वो यही है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द फाइनल मेजर प्रोडक्ट। हां, इसमें भी कोई शक नहीं है कि माइनर में आपको ये प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज ऑर्थो पैरा आइसोमर, जो कि कम हिंड्रेंस की वजह से कुछ तो देखने को जरूर मिले। ये क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं? इसलिए इस चीज को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि आप खुद समझिएगा, पॉसिबिलिटी है कि वो इस तरह के किसी सवाल की बात करे कि मान लीजिए वो हमसे ये कहे कि इस आदमी को मान लीजिए वो हमसे कहे कि इस आदमी को इसमें कन्वर्ट करके दिखाइए। पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल।
अब इसमें देखिए ये कन्वर्जन का सवाल पूछ सकता है कि इस कन्वर्जन के लिए क्या करना होगा, तो जिसको आइडिया नहीं है वो ये सवाल नहीं कर पाए। अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन में 7 दिखाई देता है। कैसी बातें कर रहे हैं सर, 2 नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, अजीब कर रहे हैं। नाइट्रोजन को उल्टा कर ये कैसे कन्वर्ट कर देंगे सर? 2 रिंग आपस में कैसे जुड़ सकती है? बीच में तो नाइट्रोजन है, उसे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करें सर? एक स्टेप इन्वॉल्व होगा सर, एंड दैट इज बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट। सिर्फ आपको सर सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक स्टेप इन्वॉल्व करना है। और इस रीअरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया जानती है सर, इसका सब कुछ होने के बाद जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। 2 रिंग्स पैरा पैरा पोजीशन से मेजरली अटैच हो जाएंगी एंड दिस विल बी लाइक दिस। अब क्या करना है? अब तो कुछ भी नहीं करना सर। अब जहां NH2 आ गया, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है सर, डायजोनियम में कन्वर्ट करके सेंडवेयर को बुला लीजिएगा, मजादार आंसर देखने को मिलेगा। यानी अब आप बड़ी आसानी से HNO2 को बुलाइए, डायजोनियम आयन बनाइए और उसके बाद CuCl डालकर अपना काम चला लीजिए, खेल खत्म सर। दोनों तरफ Cl तैयार, आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। बट फिर भाई ये कन्वर्जन करने के लिए मुश्किल नहीं है सर। इस कन्वर्जन में जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये कि मुझे इस रीअरेंजमेंट का एक आइडिया होना चाहिए जिसको बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। अगर मैं बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट के बारे में समझता हूं तो ये सवाल मेरे लिए आसान, मुश्किल कहीं से भी नहीं। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये जेई में पूछा गया सवाल, अब सवाल तो मुश्किल नहीं है लेकिन अब सिर्फ क्यों मैं करवाना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं। अब एक तो अब हम ये समझना भी चाह रहे हैं कि जेई वाले किस लेवल पर सवालों को पूछते हैं, मतलब किस लेवल तक जा सकते हैं या वो क्या उनकी सोच रहती है। आप देखिए इस सवाल में जो सबसे पहली सोच मुझे समझ में आती है वो ये है कि वो मुझे डराना चाह रहा है। पहली बात क्यों? क्योंकि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब वो इस तरह के थ्योरेटिकल सा कुछ लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बना होता, ना उसमें बेंजीन दिखती है, ना गोले दिखाई देते हैं, ना डंडे दिखाई देते हैं सर, ऐसे में ना अंदर से अजीब सी घबराहट होती है। उसका रीजन बड़ा क्लियर है सर, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं इनऑर्गेनिक का सवाल है या फिजिकल का सवाल है। और जैसे नाइट्रोबेंजीन या ऐसा कुछ अब डायजोनियम पाइजोनियम दिखाई देता है और ये ऐसा लगता है अरे यार ये तो ऑर्गेनिक का सवाल है, और कहीं से लगता नहीं। अब आप ध्यान से देखिएगा सवाल बड़ा अच्छा सीधा सवाल बनाया गया है। इसमें 1-2 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, जो उससे रिलेट करके सवाल बनाया जा सकता है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास X ग्राम टिन और ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगर आप टिन की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं लगती, मुझे बहुत साफ दिखाई देता है सर, ये SnCl2 बना दे। चलिए ठीक है। अब अगर टिन के X ग्राम लिए गए, टिन के ग्राम X लिए गए हैं, तो आपसे कहा जा रहा है जो भी सॉल्ट बना, ये मेरा वो सॉल्ट है जो बना, ये वो सॉल्ट है जो मेरा तैयार हुआ, इस सॉल्ट को अगर मैं उठाऊं, सारे सॉल्ट को उठाऊं और उसको Y ग्राम नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट करा दूं, तो आप रिडक्शन आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सॉल्ट होगा जो कि 1.29 ग्राम बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन लेके आता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये नाइट्रोबेंजीन और इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं SnCl2 के साथ कराता हूं, तो ऐसे में हम सब जानते हैं सर ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी और इसको बाद फाइनली ऑर्गेनिक सॉल्ट हमारा तैयार हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्ट तैयार होने जा रहा है वो ऑर्गेनिक सॉल्ट एकदम क्लियर है सर, नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस कर जाएगा, HCl के एनवायरमेंट में आपका ऑर्गेनिक सॉल्ट ये बने सर, दिस इज माय ऑर्गेनिक सॉल्ट। और इस मजेदार ये है, इस ऑर्गेनिक सॉल्ट का जो मोलर मास दैट इज मॉलिक्यूलर वेट वो 129 आएगा। और इसके वेट कितना बन रहा है सर? इस सॉल्ट का वेट 129 ग्राम बन रहा है, 1.29 ग्राम बन रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि अगर इसका वेट भी 1.29 ग्राम बन रहा है तो इसके मोल्स मुझे समझ में आते हैं। इस ऑर्गेनिक सॉल्ट के जो मोल्स बन रहे हैं वो मोल्स कितने तैयार हो रहे हैं? इस ऑर्गेनिक के सॉल्ट के मोल्स तैयार हो रहे हैं 1.29 डिवाइडेड बाय 129, दैट इज 0.01 मोल। 0.01 मोल मेरे सॉल्ट के तैयार हुए। तो अब तो क्लियर है सर, अगर इस सॉल्ट के 0.01 मोल है तो इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन भी 0.01 मोल रही होगी, और अगर नाइट्रोबेंजीन भी 0.01 मोल रही होगी तो फिर SnCl2 कितने मोल बना, यह मैं अंदाजा लगा सकता हूं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या सर? इंपॉर्टेंट यह है कि अब मुझे एक छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर नाइट्रोबेंजीन SnCl2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो ऐसे में इन दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर हो। बिल्कुल सही है सर। और अगर दोनों के इक्विवेलेंट्स आप इक्वेट करना चाहते हैं तो इसके 0.01 मोल है,
इसके जितने भी इक्विवेलेंट्स होंगे उनके इक्विवेलेंट्स अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इससे SnCl2 के मोल्स निकाल लूंगा, उसके मोल से टिन का वेट आ जाएगा या टिन के मोल आ जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। सर 1 सेकंड का काम है, सिर्फ इतना समझना है कि सबसे पहले जो सॉल्ट बना वो कौन है, इसके मोल्स कितने तैयार हुए ये पता होना चाहिए और इसके मोल से मुझे नाइट्रोबेंजीन के मोल्स पता चल जाएंगे। अब नाइट्रोबेंजीन के मोल से SnCl2 के मोल्स प्रिडिक्ट करते हैं, खेल खत्म। अब जरा ध्यान से देखें तो जो समझ में आ रहा है ये कि जो रिएक्शन लिखी गई वो रिएक्शन ये लिखी गई, आपके पास ये नाइट्रोबेंजीन। अब मैंने क्यों कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक हो सकता है, ये आपका SnCl2, यानी अगर मैं रिएक्शन की बात करूं और फाइनली इनकी रिएक्शन से आपका जो भी सॉल्ट तैयार हुआ वो सॉल्ट हो गया NH3 प्लस Cl-। ठीक, अगर इस आदमी के 0.01 मोल बन रहे हैं तो इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन भी 0.01 मोल रहा होगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, यह भी ठीक लगता है सर, क्योंकि दोनों लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, क्या कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भाई? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है हम जब तुमसे भिड़ते हैं, ये नहीं कहता कि भिड़ने वालों के, वो ये नहीं कहता कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके इक्विवेलेंस बराबर होते हैं ना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता, वो कहता है जो भिड़ेंगे उनके बराबर होंगे, जो नहीं भिड़ेंगे उनके बराबर नहीं होंगे। क्या मतलब हो इस बात का? सर जब रिएक्टेंट है तो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्टेंट 3 हो, 2 लोग मिलकर तीसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हो, और अगर 2 लोग मिलकर तीसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट्स का सम वो तीसरे के बराबर होगा, तीनों के आपस में बराबर नहीं होंगे। हां सर, जब 2 ही लोग होते हैं तो दोनों के तो आपस में बराबर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2 लोग भी अगर आपस में नहीं भिड़ेंगे तो भिड़ेगा कौन? इसका मतलब ये हुआ जब किसी रिएक्शन में 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि कौन किससे भिड़ रहा है। इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो भिड़ेंगे उनके इक्विवेलेंट्स इक्वेट किए जाएंगे, जो आपस में नहीं भिड़ते उनके इक्विवेलेंट्स इक्वेट नहीं किए जाते। यानी इसमें साफ दिखाई देता है सर, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंगली जो इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन निकल के आएंगे दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ SnCl2। चलिए, नाइट्रोबेंजीन के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे सर? मोल्स 0.01 है। एन फैक्टर क्या होगा सर? बस यही एक चीज थी जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी लिंक इस बात को किया जा सकता था। इस नाइट्रोबेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है ताकि वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो सके, तो आप ध्यान से देखिएगा वो 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रही है। दिस इज नॉर्मल रिडक्शन प्रोसेस। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन पर -2, नाइट्रोजन पर +2। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन -1, नाइट्रोजन +1, और जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो नाइट्रोजन पर -1, इस कार्बन पर +1। आप ध्यान से देखिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का जहां तक सवाल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस नाइट्रोजन की ये +1 प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज +3, दैट मींस द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। और यहां पर जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इट विल बी -3। आप चेक कर सकते हैं, यानी +3 -3 में कन्वर्ट हो रहा सर, 6 मोल इलेक्ट्रॉन खाएगा, सो द एन फैक्टर इज 6। यानी कहने का मतलब यह हुआ 0.01 into 6 विल बी द इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड दे मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ SnCl2 इनटू एन फैक्टर। और दुनिया जानती है सर, SnCl2 का एन फैक्टर 2 ही निकल के आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मोल्स की बात करते हैं तो मोल्स ऑफ SnCl2 जो बना हमारा वो है 0.03 मोल। बस सर, यही खेल खत्म हो गया। अगर SnCl2 के मोल्स पता चल गए तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि जितने SnCl2 के मोल्स होंगे उतने ही टिन के मोल होंगे, और अगर आपको टिन के मोल्स पता चल गए दे मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Sn, और Sn के मोल्स आते ही वेट कितना आएगा? 0.03 इंटू मॉलिक्यूलर वेट हमें सवाल में दे रखा था। कितना दे रखा है? 119। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 119 से मल्टीप्लाई करके दिस विल बी द वेट ऑफ टिन, जो हमें आंसर दे रखा था, दैट इज X। यानी जो मेरा आंसर X निकल के आ रहा है वो X हमारा अब निकल आएगा। और अगर आपको इस सवाल में Y भी पूछा गया था, जहां तक मुझे सवाल है इस याद आ रहा है कि आपको यह भी पूछा गया था कि जो Y ग्राम नाइट्रोबेंजीन है उसका वेट कितना है, तो Y ग्राम नाइट्रोबेंजीन आप निकाल सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन के जब आपको मोल्स मिल जाएंगे तो आप उसका वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आपको X की वैल्यू भी मिल जाएगी और Y की भी वैल्यू मिल जाएगी। इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना, क्या कि नाइट्रोबेंजीन जो आपकी है वो 6 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। इस प्रोसेस में अगर आप उसके एन फैक्टर की कैलकुलेशन करना चाहें तो वो एन फैक्टर 6 निकल गया। क्लियर है?
तुम्हें पता है ना, ये फैराडे वैराडे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर वो इस तरह का सवाल बना सकता है। तुम्हें पता है फैराडे के अंदर इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट तो दुनिया जानती है कि भाई साहब नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 123 होता है, कुछ होता है, लेकिन सर जब उसका एन फैक्टर निकालने की बारी आती है, क्योंकि मुझे उसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है। तो नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन होगा, जो कैथोड पर यह ड्रामा कर रही होगी, उस केस में यह 6 मोल इलेक्ट्रॉन पर मोल नाइट्रोबेंजीन एक्सेप्ट करेगी, जिसकी वजह से आप उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके EIT by 96500 इज इक्वल टू कुछ कुछ करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। क्लियर? सबके समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वही सवाल है जिसमें y की वैल्यू पूछी गई है, जेई में पूछा गया सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया है। x भी निकालो y भी निकालो तो x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। y हमारा नाइट्रोबेंजीन का वेट है, नाइट्रोबेंजीन के मोल्स पता चल गए, वेट भी निकल आएगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया था। ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें PHCH3 जो है दैट इज हमारी टॉलुइन, वो कह रहे हैं कि ये बताइए इस पूरे सीक्वेंस को अगर ध्यान से देखें तो इनमें A क्या होगा, B क्या होगा, W क्या होगा, Q क्या होगा, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा इस दिमाग जो कहता है वो ये कि इस आदमी के साथ ये आना बिल्कुल साफ समझ में आता है कि ये हमारा आदमी पक्का कुछ आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। सर ये पक्का आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन है। सर आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन जो कार्बिल रिएक्शन है जो प्राइमरी अमीन्स के साथ देखने को मिलती है, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, आपको पक्का समझ लीजिए क्लोरोफॉर्म की वजह के साथ साथ गंदी सी स्मेल आती है, और ये गंदी सी स्मेल प्राइमरी अमीन्स के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया सर, जो एस है हमारा वो ये एनसी मतलब आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा हुआ। ठीक, चलिए तो अब रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। सर देखिए ऐसा PHCH3 लेके आएंगे, ब्रोमीन डालेंगे, लाइट की प्रेजेंस में रेडिकल मैकेनिज्म होगी। लाइट फोटॉन्स की प्रेजेंस हमेशा रेडिकल रिएक्शंस को प्रमोट करती है। हाई टेम्परेचर भी रेडिकल रिएक्शंस को प्रमोट करता है। रेडिकल इनिशिएटर्स की प्रेजेंस भी रेडिकल रिएक्शंस को प्रमोट करती है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट वो फ्यूल है जो रेडिकल रिएक्शंस को प्रमोट या होमोलिटिक क्लीवेज को प्रमोट करने की कोशिश करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर आपने यहां पर लाइट की प्रेजेंस ले रखी है तो मैं समझ गया सर, दिस इज रेडिकल मैकेनिज्म, बेंजाइलिक रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज, बढ़िया रेडिकल है सर। इसमें कोई शक नहीं है कि जो P बनने वाला है वो P हमारा तैयार हो जाएगा, यानी जो P बनेगा वो CH2Br आ जाएगा। चलिए ठीक है सर, रेडिकल मैकेनिज्म लग गई। उसके बाद सर अब आपने इसके अंदर Q डाला, Q डाल के आपने रिडक्शन किया, रिडक्शन करके R बना। यानी एक चीज क्लियर हो गई सर, ये अगर NC है तो ये प्राइमरी अमीन होगा, यानी R मेरा पक्का प्राइमरी अमीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो प्राइमरी अमीन बहुत क्लियर दिखाई देता है कि जब आप CH2Br से आप Q डालेंगे तो वो Q ऐसा आदमी होना चाहिए जो रिडक्शन के बाद प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो। ये तो बड़ा आसान हो गया सर। इसका मतलब ये हुआ ये आदमी आ गया CH2NO2 में, और CH2NO2 रिडक्शन के बाद कन्वर्ट हो गया CH2NH2 में, और CH2NH2 हमें ये गंदी सी प्राइमरी अमीन मिल गई जिसने क्लोरोफॉर्म की वजह के साथ आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन शो कर दिया। यानी बड़ा क्लियर है सर, NO2 आपको लगाना है तो जो ऑप्शन समझ में आता है वो थर्ड ऑप्शन, क्योंकि R मेरा मिथाइल फिनाइल मिथाइल का एनिलीन अमीन भी है, तो ये हमारा ऑप्शन सही लगता है। अच्छा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि सर यही हरकत आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी इस P से, P क्या है हमारा ये, इससे डायरेक्ट आप फाउल स्पेलिंग ले सकते हैं। तो V क्या लिया जाए सर? V तो इसका मतलब हमारा आइसोसाइनाइड होना चाहिए ना भाई। अगर आपने ये CH2Br ले लिया तो CH2Br को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए Br की जगह NC लगाना पड़ेगा, और Br की जगह NC लगाने के लिए आपको AgCN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि सर AgCN से आने वाला जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है जिसको आप साइनाइड कहते हैं, ये साइनाइड हमारा, यानी अगर साइनाइड की बात करें तो साइनाइड हमारा एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसमें नाइट्रोजन हार्ड बेस की तरह बिहेव करता और कार्बन हमारा सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ HSAB थ्योरी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, ये कहती है कि हार्ड बेस हार्ड एसिड के साथ और सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड के साथ जुड़ता है। और जब कभी भी रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, यानी कार्बन पर आने वाला प्लस हमारा हार्ड एसिड, दिस इज हार्ड एसिड, और कार्बन पे आने वाला सिर्फ डेल प्लस, ये हमारा सॉफ्ट एसिड।
अब बिल्कुल क्लियर है सर, आप रिएक्शन बताइए करना क्या चाह रहे हैं। ये रिएक्शन जिसमें आपने लिखा CH2Br, अब आप ये बताइए आप बनाना क्या चाहते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, हम गंदी स्मेल लाना चाहते हैं तो इट शुड बी CH2NC, यानी अगर आप गंदी स्मेल लेना चाहते हैं तो इट शुड बी CH2NC। इसका मतलब ये हुआ सर, अब आप इस कार्बन से नाइट्रोजन को जोड़ना चाहते हैं और नाइट्रोजन मेरा हार्ड बेस है, तो इसका मतलब सर कार्बन पर प्लस आना चाहिए क्योंकि वो हार्ड एसिड बनेगा, और कार्बन पर प्लस लाने के लिए आपको AgCN का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि सिल्वर की एफिनिटी ब्रोमीन के लिए इतनी अच्छी है कि वो इस रिएक्शन को Br को खींचकर एक कार्बोकेटाइन बनाएगा, और इस कार्बोकेटाइन जिसको हार्ड एसिड कहा जाता है, ये Br यहां से निकलेगा, यहां प्लस आएगा जो कि एक हार्ड एसिड है, और ये पक्का हार्ड एसिड किसको इनवाइट करेगा सर, वो साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन को इनवाइट करेगा क्योंकि नाइट्रोजन मेरा हार्ड बेस है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप आइसोसाइनाइड बनाना चाहते हैं तो फिर ये नाइट्रोजन जाके जुड़ने वाला है, और ऐसे में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड होगा जिसकी गंदी स्मेल आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने यहां पर KCN डाला होता तो बहुत ज्यादा संभावनाएं होती कि आपको रिएक्शन में आइसोसाइनाइड देखने को ना मिले। समझ पा रहे हैं बात को? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो सिर्फ इतनी निकल के आती है कि आप आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन अगर करवाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप KCN NaCN का इस्तेमाल न करें, उसके लिए आप AgCN का इस्तेमाल करें, क्योंकि AgCN से जो रिएक्शन प्रमोट होगी उसमें SN1 की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि Ag की एफिनिटी हैलाइड्स के लिए बहुत ज्यादा है, वो Br को पकड़ के भागेगा, और अगर वो Br को पकड़ के भागा तो कार्बोकेटाइन प्रोसीड करेगा, और अगर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म प्रोसीड करती है तो हार्ड एसिड बनेगा। हार्ड एसिड अपने ऊपर किसको जोड़ने की कोशिश करता है? हार्ड बेस को। और हार्ड बेस कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो हार्ड बेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हुआ सर, दो लोग आपस में जुड़कर आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन शो करेंगे और यही फॉल इसमें। क्लियर है? तो ये सवाल भी अच्छा सवाल बनाया गया, ठीक ठाक सवाल था, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। पता नहीं क्यों जेई वाले कभी कभी खुश भी करते हैं, मतलब मैं ये सवाल इसलिए लेके आया ताकि तुम भी खुश हो सको। इस सवाल में इन्होंने बहुत सीधा सवाल पूछा है कि एनहाइड्राइड के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसी अमीन की, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफैटिक हो, तो क्या होता है? सर दुनिया जानती है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां भी है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर भी है, धक्का जैसे मारना है मार लीजिएगा, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सर बिल्कुल साफ दिखाई देता है, या तो ये लोन पेयर धक्का मारेगा और इस लीविंग ग्रुप को लीव करवाएगा, और या फिर ये लोन पेयर धक्का मारेगा और इस लीविंग ग्रुप को लीव करवाएगा। सर इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगे वो टिक कर दीजिएगा। अरे सही क्या लगना है सर, ये लाल वाला तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर तो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर इनका इन्वॉल्वमेंट रेजोनेंस में है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर खराब माना जाएगा। सर ये न्यूक्लियोफाइल कहां? सर ये देखिए, ये लोन पेयर अवेलेबल है, और अगर ये अवेलेबल है तो धक्का मारेंगे, और अगर ये धक्का मारेंगे तो लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा। बिल्कुल साफ दिखाई देता है इस सवाल का आंसर। बहुत सुंदर सिंपल आंसर, नीचे कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन जो होगा वो ऊपर बन जाएगा, और ऊपर बनने के बाद जब नाइट्रोजन का लोन पेयर धक्का मारेगा तो इट विल बी NHCO CH3। तो फाइनल आंसर जो दिखाई देता है वो NHCO CH3 1 दिखाई देता है। क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में आती है, और ये सवाल जेई वाले इसलिए दे देते थे भाई थक गए होगे, थोड़ा सा सुस्ता लो तो लो, खेल लो, ऐसे तो बच्चों को अच्छा लगता कि चलिए चलिए खेलने के लिए एक सवाल मिल गया, कम से कम एक सुकून मिल रहा है कि ये सवाल तो पक्का सही होगा, है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल बनाया गया है, और इससे भी ये अब जेई में पूछा गया सवाल नहीं है, बट मैं ये सवाल जानबूझ के तुमको बताना चाह रहा हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इस सवाल में एक बेसिक कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसको एल्कीन्स की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। यानी मैं अभी इस सवाल के बारे में बात करता हूं, बट जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूं वो ये है कि मैं छोटा सा एक डिस्कशन करना चाहता हूं हीटिंग का, हीटिंग ऑफ, बल्कि और सही वर्ड यूज करूं तो वो वर्ड यूज करता हूं जो तुमने सुना, वो ये pyrolysis of esters और xanthates और अमीन ऑक्साइड। सर ये जो तीन लोगों की आपने पायरोलिसिस की है,
यानी आग लगाई है, हीटिंग की है, ये तीनों लोग सर एक ही काम करके प्रोवाइड कर देंगे, वो है आपकी एल्कीन। सर ये एल्कीन बनाने का एक खूबसूरत मेथड एडवांस लेवल पर, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर आप एस्टर्स में आग लगाएं तो आपको एल्कीन मिल सकती है, ज़ेंथेट्स में आग लगाएं तो भी आपको एल्कीन मिल सकती है, अमीनो ऑक्साइड्स में आग लगाएं तो भी आपको एल्कीन मिल सकती है। सर इसमें अच्छी बात क्या है, काम की बात बताइए। देखो एक तो सीधा सीधा सवाल करने का तरीका है, वो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं, बट इसमें एक दो चीजें जो है वो याद रखनी है। वो क्या है सर, जैसे मान लीजिए आप पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स की बात करते हैं, तो एस्टर्स की पायरोलिसिस का मतलब एस्टर में आग लगाना। तो चलिए एक एस्टर ले लेते हैं और एस्टर में आग लगा देते हैं। मान लीजिए हमारा एस्टर है RCH2, जरा अपने आप समझने की कोशिश करना, CH2OCO क्या ये पहचान पा रहे हो कि मैंने ये एक एस्टर लिखा है RCH2CH2OCOCH3? हां सर, ये एक एस्टर है, इसमें कोई शक नहीं। सर ये इथेनोएट है, सर ये एक इथेनोएट है। एल्काइल कौन सा ये मुझे नहीं पता, बिकॉज यहां आर लिखा हुआ है, सो इट विल बी एन इथेनोएट, एल्काइल इथेनोएट। सर ये एक एस्टर, चलिए ठीक है, एक एस्टर ले लेते हैं। सर इस एस्टर में आप आग लगा दीजिए। अगर आप इस एस्टर में आग लगा देंगे 150 डिग्री 200 डिग्री के आसपास, आपने अगर इसकी हीटिंग कर दी तो क्या हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं सर। जब आप इसकी हीटिंग करेंगे तो बड़ा आसान है सर, ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एक एल्कीन में कन्वर्ट होगा। काम की बात करते हैं, काम की बात क्या है सर, ये रिएक्शन जो प्रोसीड कर रही है, इस रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। क्या ट्रांजिशन स्टेट बन रही है? इस ट्रांजिशन स्टेट में सर ये जो O का लोन पेयर, ये लोन पेयर जो है ये कुछ इस तरह से चल रहा है, समझना जरा। यानी ये एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही, यानी जैसे आप इसकी हीटिंग करेंगे सर, ये जो H होगा, ये H जाके आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ लीविंग ग्रुप, और इस लीविंग ग्रुप की बीटा पोजीशन पर ये H लगा हुआ है। हां तो सर ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, बीटा पर ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, हम सब समझते हैं ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, और बीटा पर एक हाइड्रोजन है। अरे सर ये तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन जैसा होता है, लीविंग ग्रुप भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। हां होता वैसा ही है, लेकिन सर एक गड़बड़ है, वहां पर जो दो लोग एलिमिनेट होते थे, कौन से दो लोग सर? एक लीविंग ग्रुप और एक हाइड्रोजन। सर वो एंटी पेरिप्लेनर होते थे, यानी एक ऊपर होता था और एक नीचे होता था। यहां पर ये दोनों सेम साइड में होंगे, तभी ये साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। नाउ दिस इज अ साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। सर H के पास एसिडिक कैरेक्टर है, वो O के साथ जुड़ता जाएगा, ये बॉन्ड टूटता चला जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। सर एक टाइम ऐसा आएगा, ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, और इस 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से ये पूरा सिस्टम यहां से बाहर निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी अगर मैं इसका सही आंसर लिखना चाहूं तो इट शुड बी RCH डबल बॉन्ड CH। ये बड़ी आसानी से सर ये काम कर सकते हैं। काम की बात यह है कि वाया 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, सबसे पहले तो ये बात, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये पहला पॉइंट हो गया। और जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हमें समझ में आता है वो ये आता है कि ये जो एलिमिनेशन है, दिस इज सिन एलिमिनेशन। ये सिन एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है, ये सिन एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। सिन का मतलब वो जो दो लोग हैं, कौन से दो लोग हैं? देखो मैं यहां पर दिखाता हूं, एक ये हाइड्रोजन जो यहां से निकलने जा रही है, और एक ये लीविंग ग्रुप जो यहां से निकलने जा रहा है। ये दोनों लोग सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगे तभी इस तरह से ये एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और इस 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से आपको फाइनली क्या मिलेगी? एक एल्कीन। बहुत आसान। ये तो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ऐसा भी हो सकता है सर, ज़ेंथेट्स की हीटिंग करते हैं या अमीन ऑक्साइड्स की हीटिंग करते हैं तो भी आपको इसी तरह की एक हरकत देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मैं एस्टर्स के साथ साथ RCH2 CH2O C डबल बॉन्ड SME, मान लीजिए कोई एक ज़ेंथेट, दिस इज अ कैटेगरी जिसको आप ज़ेंथेट्स की कैटेगरी में डालते हैं, दिस इज अ ज़ेंथेट। तो अगर इस ज़ेंथेट की भी हीटिंग करते हैं, मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे होंगे सर ये वही कहानी है, कुछ नया नहीं है सर। ये देखिए जहां पर ये लीविंग ग्रुप लगा है, ये देखिए सर ये लीविंग ग्रुप है, इस लीविंग ग्रुप को जहां लगाते हैं वो अल्फा, इसके बगल में बीटा, बीटा पर एक हाइड्रोजन है। सर मस्त आग लगाइए, हीटिंग से एलिमिनेशन होगा, और इस पायरोलिसिस से सर बीच में यहां से ये निकलता जाएगा, यहां से H निकलता जाएगा, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आती जाएगी। द आंसर इज अगेन RCH डबल बॉन्ड CH। यानी सर चाहे ज़ेंथेट्स ले लीजिए, चाहे आप अमीन ऑक्साइड्स ले लीजिए, चाहे आप एस्टर्स ले लीजिए, इनकी हीटिंग से अमीन बनती है, एल्कीन बनती है, बात खत्म। चलिए सर एक अमीन ऑक्साइड का केस और ले लेते हैं। चलिए ठीक है, एक अमीन ऑक्साइड का केस ले लेते हैं। RCH2 CH2 NMe2, ये आपका अमीन ऑक्साइड है।
और इस अमीन ऑक्साइड की अगर आप हीटिंग करेंगे वही कहानी फिर से आ रही है सर, सेम कहानी, ये यहां जाएगा सर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एच जाके ओ से जुड़ेगा, फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और साथ में ये जो चीज अलग निकल गई क्या बन गई, एन एम ई टू ओ एच, सर ये अलग हो गया। सर ये भी एल्कीन बनाने का एक मेथड है, 200 डिग्री पर हीट करने पर, 150 से 200 डिग्री पर हीटिंग करने से ये अमीन ऑक्साइड्स भी कन्वर्ट होते। काम की बात क्या है सर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पर फिर वही दो बातें आती हैं, कौन कौन सी सर, एक बात आती है 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, बिल्कुल सही है, और ये हमारा सिन एलिमिनेशन है, बिल्कुल सही है सर, ये दोनों बातें हम समझ गए। अच्छा यही चीज यहां पर देखें तो क्या होगा सर, यहां पर भी वही है सर, ये आपका सिन एलिमिनेशन है, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट बनानी है तो दोनों लोग सेम साइड में होने चाहिए, ये आपका सिन एलिमिनेशन है, चलिए ये हम मान लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो 5 मेंबर्ड बनती है, बस ये ध्यान रखना है, और वो दिखाई भी दे रहा है, कैसे दिख रहा है आप देख पा रहे हैं सर, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी 1 2 3 4 5, सर ये 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और यहां पर या एस्टर्स के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो एक 6 मेंबर बनेगी। एल्कीन सब जगह बन रही है, सिन एलिमिनेशन सब जगह हो रहा है, बट पायरोलिसिस एस्टर्स के साथ, अमीन ऑक्साइड्स के साथ या फिर ज़ेंथेट्स के साथ करने से आपको हमेशा सिन एलिमिनेशन वाया एक ट्रांजिशन स्टेट आपको एक एल्कीन देखने को मिलती। क्लियर, समझ में आ गया। अब अच्छा सवाल, जैसे जैसे मान लीजिए एक अच्छा सवाल बनाते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह का एक सवाल दे दे, बढ़िया सवाल, मान लीजिए इसी साल ले लेते हैं एडवांस 23 में, मान लीजिए मुझसे एक सवाल पूछ लिया जाए कुछ ऐसा, ये हमने आउट ऑफ द प्लेन CH3 ले लिया, और ये मैंने आउट ऑफ द प्लेन मान लीजिए अमीन ऑक्साइड ले लिया। अब आपसे कहा जा रहा है भाई साहब आग लगाएंगे, बताइए आंसर क्या। अब आप ये समझ लीजिए, ये जो बच्चा जानता है वही कर पाएगा, जो नहीं जानता वो सवाल नहीं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा क्या हीटिंग करने का मतलब क्या है। अब आप समझिए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो सर एक चीज यहां प्लस, एक चीज जो समझ में आ रही है वो यही आ रही है सर, दिस इज अ लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप है सर, बस एक चीज डिसाइड कर लेते हैं सर, यहां पर जो हाइड्रोजन होगी वो इनटू द प्लेन होगी, लेकिन यहां वाली जो हाइड्रोजन होगी वो भी इनटू द प्लेन होगी, और एक हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन भी होगी सर, बस खत्म हो गया बात सर। क्योंकि ये सिन एलिमिनेशन है इसलिए ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ एलिमिनेट नहीं हो सकती सर, ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ एलिमिनेट होगी, और एक खूबसूरत सा आंसर दिखाई देगा जिसमें कुछ भी नहीं सोचना है सर, ये CH3 रहेगा, या ऐसे रहेगा, और बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, आप जैसे दिखाना चाहें वैसे दिखा सकते हैं। कुछ समझ पाए, अगर आप इसको उल्टी तरफ से देखते हैं तो CH3 इनटू द प्लेन भी दिखाई दे सकता है, मतलब सवाल में जो ऑप्शंस होंगे वो टिक करेंगे, ऐसा भी एक ऑप्शन मान लेते हैं। समझ रहे हैं क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज सिन एलिमिनेशन प्रोसेस, ये एक सिन एलिमिनेशन प्रोसेस है, और सिन एलिमिनेशन प्रोसेस में आपको ऐसा ही आंसर देखने को मिलेगा जिसमें उस हाइड्रोजन और उस लीविंग ग्रुप को हटाया जाएगा जो एक दूसरे से सिन पोजीशन पर है। सो दिस इज माय लीविंग ग्रुप, ये हमारा लीविंग ग्रुप हो गया, और हाइड्रोजन हो गई सिन पोजीशन में ये सर, इन दोनों के एलिमिनेशन से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, बड़ी आसानी से सवाल को किया जा सकता है। तो जो हमारे एग्जाम में सवाल या जो हमसे पूछा जा सकता है, जो मैंने तुम्हें सवाल दिया, हालांकि वो पूछा गया सवाल नहीं है, बट अब आप इसको देखें तो शायद हम समझ सकते हैं सर, ये देखिए ये तो लीव करने के लिए तैयार बैठा है, और सर इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर जो आपकी बीटा पोजीशन यहां पर भी है और बीटा पोजीशन यहां पर भी है, तो सर लीविंग ग्रुप तो ठीक है सर, अल्फा कार्बन पर लीविंग ग्रुप लगाइए तो समझ में आता है सर, एक बीटा हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम यहां से एलिमिनेट हो सकती है, और सर हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो सकता है। अब आपको यह देखना है सर, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें या ड्यूटीरियम, अरे किसी को भी कर सकते हो यार, दोनों आंसर बनेंगे, बट बातें जब मेजर की होती हैं तो सर हमें एक बात पता है, CD बॉन्ड की मजबूती थोड़ी सी CH बॉन्ड से ज्यादा होती है, और इसी वजह से तो CD का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वो CH के हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से कम आका जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर CD बॉन्ड क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है CH बॉन्ड से, इसलिए सर H के निकलने की संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए सर मुझे तो ऐसा लगता है बहुत आसानी से एक तरफ से H और एक तरफ से लीविंग ग्रुप को एलिमिनेट किया जाए और आपका मस्त आंसर तैयार हो जाए। तो इस सवाल का जो सही आंसर दिखाई देता है वो मुझे लगता है ये CH2 होना चाहिए, इसको CH2 कर लेते हैं, दिस इज CH2, एक H को हटा दिया जाए और आपका आंसर क्लियर है।
सब लोग समझ गए? तो इस बात को आगे के लिए भी ध्यान रखना कि अमीन ऑक्साइड्स जेंथेट्स हों या फिर एस्टर्स हों। आप जेई के पेपर में सवाल बन सकता है, जेंथेट के ऊपर सवाल बन सकता है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है, ये कौन सा आदमी, हमने तो सुना नहीं। तो आप बिल्कुल एकदम से हमारी बात को याद रखिएगा कि भाई पायरोलिसिस आप कर रहे हैं, आग लगाने की बात कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है, जैसे अब सवाल आता है हमारे सामने तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते, हम सोचते हैं यार आग लगा रहे, सिर्फ आग लगाने से क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ऑप्शन है ही नहीं गर्म होने का, ऑप्शन तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ सर हमें उस टाइम पर अपने आप को तैयार रखना है कि जब एस्टर्स जेंथेट्स या अमीन ऑक्साइड्स और आग लगाई जाए, आप समझ लीजिएगा एल्कीन की तरफ लेके जा रहा है। याद क्या रखनी है, अगर वो और अंदर घुसा तो आप ये ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन स्टेट्स कितने मेंबर्ड बनती हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है या तो 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये एलिमिनेशन प्रोसेस एंटी एलिमिनेशन न होकर सिन एलिमिनेशन है, जबकि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एक एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस था। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर वही आ गई बात। अब जैसे होता ना कि ये जेई में पूछा गया सवाल, जैसे होता ना जेई दर्द दे रहा था, समझ रहे, इंजेक्शन पे इंजेक्शन कप 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 मारे जा रहा था, और फिर धीरे से कहता है परेशान मत बेटा, परेशान मत हो, ये लो एक हल्का सा सवाल ले लेते हैं। तो एक हल्का सा सवाल डाल दिया गया है। सर ये देखिए, ये तो बहुत क्लियर हो गया, इसको देख देख के थक गए कि अगर मेरे पास अमाइड हो और वो अमाइड NaOH के साथ रिएक्ट करे तो सर ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, जो कि स्टेप डाउन रिएक्शन है, जिसमें एक कार्बन हमारा कम हो जाता है। लेकिन सर इसमें कुछ खास बात है क्या? हाँ खास बात है, अमाइड के साथ ये रिएक्शन हो ये जरूरी नहीं। अमाइड ऐसा होना चाहिए जो खास तौर पर CONH2 है, बस इस बात का ध्यान रखना। यानी अमाइड खास तौर पर प्राइमरी अमाइड CONH2 टाइप का आदमी होना चाहिए, ये किसी और तरह का अमाइड नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि इसके पीछे की एक छोटी सी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये देखियो, RCONH2 अगर तुम लेते हो और तुम इसके अंदर डालते हो NaOH तो क्या होगा सर? OH माइनस हम सब समझते हैं सर ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन निकलने से यहां माइनस आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्योंकि आपने ब्रोमीन भी ले रखा है तो सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा और ये बनेगा RCON, एक H अभी बचा हुआ है और यहां Br आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्योंकि एक H बचा हुआ है तो OH माइनस कहेगा अरे अब तो हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक हो गई ब्रोमीन के लगने से, और खींचेंगे। अब ये इसको भी खींच लेगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा N माइनस और Br। जैसे ये बनेगा, ये ऐसा यहां तक क्यों पहुंच पा रहे हैं? यहां तक इसलिए पहुंच पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास 2 हाइड्रोजन थी, पहली हाइड्रोजन यहां खींच ली गई, दूसरी हाइड्रोजन यहां खींच ली गई, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा। और जैसे ही मैं यहां तक पहुंचा, अब ये पक्का है कि ये आइसोसाइनेट RnCO में कन्वर्ट होगा, जिसको आइसोसाइनेट कहा जाता है। यानी इस हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड में जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है वो आइसोसाइनेट फॉर्मेशन है, और यह आइसोसाइनेट बनेगा ही तब जब आप यहां तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने के लिए नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन का होना जरूरी है, एक पहले निकलेगी एक बाद में निकलेगी। अगर 2 नहीं है तो फिर आप आइसोसाइनेट फॉर्मेशन या फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड या ब्रोमाइड मेथड तक प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तो सर इस बात का भी ध्यान रखेंगे, अगर इसकी जगह मान लीजिए कितना खूबसूरत सवाल बना के पूछ लिया जाए कि RCONHCH3 है और आपसे पूछा जा रहा है कि जरा बताइए अब इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, तो ज्यादातर बच्चे जो जल्दबाजी में गलत करते हैं वो कहते हैं अरे यार ये तो सुनी हुई रिएक्शन है, इसको हटा के बीच में से CO हटा दो, अपना काम चला लो। ऐसे नहीं, ये रिएक्शन नॉर्मल तरीके से ऐसे नहीं होगी कि बीच में से CO हटा देंगे जैसे यहां हट जाता था। आपको याद है इसके बाद सब कुछ हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपका आंसर क्या बनता था? RNH2। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको मैकेनिज्म पता है, एक बार H हटा के क्या लगा देंगे? Br, बस रिएक्शन वहीं खत्म हो जाएगी। द फाइनल आंसर विल बी RCON, एक Br लग गया। अब आप इसके आगे नहीं भाग पाएंगे, बात खत्म, क्योंकि अब आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, अब आप आइसोसाइनेट फॉर्मेशन शो नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अगर आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो द अमाइड शुड बी CONH2, चाहे वो एरोमेटिक चाहे एलिफेटिक से फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी CONH2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सवाल हमसे पूछा गया है वो बड़ा क्लियर है। सर यहां पर CONH2 है तो ठीक है सर, ये NH2 बन जाएगा, और NH2 बनने के बाद धक्का धुक्का लगा के सर Cl को निकाल देंगे। बड़ा बकवास है सर, मुझे ऐसा लगता है CH3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और CO के साथ क्या आंसर आएगा? ये CO हट जाएगा, CO हटने के बाद क्या बनेगा? ये आया NH2 और CH3 के साथ ये ऑप्शन सही लगता है ना? ये ऑप्शन सही लगता है। यानी NH हमारा होगा, N धक्का मार के Cl को निकाल देगा और फाइनली नॉर्मल मैकेनिज्म
SN2TH मैकेनिज्म से ये जो हमारा NH2 बनेगा वो SN2TH मैकेनिज्म से Cl को यहां से हटा देगा और इससे फाइनली आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेना यार, मतलब बड़ा सीधा सवाल है, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बस इतना ध्यान रखना था कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में जो मुझे तुम्हें बताना था वो यही था कि तुम सब समझ रहे हो CONH2 है तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट मुझे ये बताना था कि इस तरह की ब्रोमाइड रिएक्शन आपको तभी मिलेगी जब CONH2 यूज करा जाए। CONH2 नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो एक हाइड्रोजन होगी या एक भी नहीं। तो अगर एक भी नहीं है फिर तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर एक है तो उस केस में आप देख लीजिए आपका आंसर कहां तक जाके रुक जाएगा। अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल था जेई में। अब ये भी कुछ खास अच्छा सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है, बस वही है, डराने की कोशिश की जा रही है और हम डरते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि ये सब चीजें आपकी आदत है, ये सब बड़ा पुराना ड्रामा हो गया, अब डर नहीं लगता, ठीक। यानी कहना ये चाह रहा है कि एनिलीन जो है वो मिक्स्ड एसिड से रिएक्ट कर रहा है और आपको तीन तरह के प्रोडक्ट्स बना के दे रहा है, P, Q और R। अरे दुनिया जानती है सर, एनिलीन की रिएक्शन जब आप HNO3 या H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये मिक्स्ड एसिड मिक्स प्रोडक्ट ही बना के देता है। उसका रीजन ये है कि जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर, पैरा पर, मेटा पर तीनों जगह दिखाई देता है, जिसमें सबसे ज्यादा पैरा पर ही लगता है बट सबसे कम ऑर्थो पर दिखाई देता है और मेटा पर और पैरा पर लगभग एक जैसा दिखाई देता है। ये तो कमाल हो गया। उसका रीजन बड़ा क्लियर है सर, जब आप एनिलीन की रिएक्शन एसिडिक एनवायरनमेंट में करा रहे हैं तो एनिलीन तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा और एनिलीनियम आयन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो सर मेटा प्रोडक्ट की रेट तो बढ़ी जाएगी ना। नहीं समझे बात को? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप यह कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक एनिलीन है और एनिलीन की रिएक्शन मिक्स्ड एसिड के साथ कराना चाह रहे हैं तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, HNO3 के साथ या नाइट्रेशन अगर आप करा रहे हैं तो ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि सर NH2 जो है वो NO2 को पैरा ऑर्थो पर भी लगा सकता है। बिल्कुल सही है, ये तो हमें पता ही है, सारे आंसर बनते हैं। यहां NH2 है तो सर मेटा पर भी लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, और सर पैरा पर भी लगा सकते हैं। इसमें क्या सोचना है सर, NH2 है तो पैरा पर भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। हालांकि परसेंटेज की बात की जाए तो दिस विल बी 51% एंड दिस विल बी 47% एंड दिस इज नेग्लिजिबल 2%। मेटा पर बनने वाला प्रोडक्ट आज पहली बार इतना ज्यादा दिखाई देता है इस एक्टिवेशन के बावजूद भी। उसका रीजन है कि यह आदमी डीएक्टिवेटेड सिस्टम बन सकता है एसिडिक एनवायरनमेंट में, और यह डीएक्टिवेटेड सिस्टम जो होगा यह अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर न होकर मेटा डायरेक्टर होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ यह NH3 प्लस अब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और इसी वजह से देखा जा रहा है कि जितने पास के आदमी से आप बात करेंगे उसके लगने की संभावना, नाइट्रो ग्रुप के लगने की संभावना उतनी खराब हो जाए। समझ रहे बात को? यानी अब मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो P है वो मैक्सिमम परसेंटेज वाला आदमी ये है, जो Q है वो थोड़ा सा कम, और जो R है वो सबसे कम परसेंटेज लेके बैठा। यानी लॉजिकली जो सवाल पूछा गया जेई में उसका रीजन सिर्फ ये था कि क्या ये बच्चे को पता है कि R कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सवाल जो है वो R से ही कर रहा है। ये देखिए, तो ठीक है सर, आर से अगर आप सवाल करते हैं तो मैं देखिए सवाल को आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट पेज पे करता हूं। ये देखिए सर, आपने आर से सवाल शुरू किया और आर को अब आप बता चुके हैं, आर हमारा वो आदमी है जो बिल्कुल कम से कम बनेगा, एंड दिस इज आर। अब आप क्या करेंगे सर, ये तो एनहाइड्राइड है, तो सर इस NH2 ग्रुप के एक्टिवेशन को कम करने के लिए आपने एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया है, तो दिस विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। सर ये देख लीजिए आसान है, और ये हमारा NHCOCH3 बन जाएगा सर, NHCOCH3, और यहां नाइट्रो ग्रुप है, यहां कोई छेड़खानी नहीं की गई। सेकेंड स्टेप में आपने ब्रोमीन डाला है एसिड के साथ। सर अगर आप ब्रोमिनेशन करने की कोशिश करेंगे तो सर इस बार जो ब्रोमीन है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। NHCOCH3 एक वीक एक्टिवेशन है, और इस वीक एक्टिवेशन की वजह से ब्रोमीन हमारा सिर्फ पैरा या ऑर्थो पर लगेगा। सर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो चलिए पैरा पर लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर ब्रोमिनेशन के बाद डायजोनियम के साथ खेलेंगे और E2H उस डायजोनियम को उड़ा देगा। बड़ा आसान हो गया सर, यहां पर NH2 आ जाएगा, NaNO2, यानी पहले H3O प्लस डाल दिया गया, ठीक है। तो यहां पर NH2 आ गया, यहां NO2 आ गया, और यहां आपका Br आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर आपने डायजोनियम बनाया, डायजोनियम बनाने के बाद इसको हटा दिया, तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर बना वो क्या बना, यहां नाइट्रो आ गया और यहां जाके Br आ गया। सर ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी फाइनली जो S बनने जा रहा है वो S ये। चलिए ठीक है, इस S के साथ क्या करेंगे सर, इस S के साथ, दिस इज माय S। चलिए बहुत बढ़िया, S के साथ क्या करेंगे, अब S के साथ सर आपने फिर से इसको रिड्यूस किया तो नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस कर जाएगा। बहुत सही, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस करके NH2 में, और यहां Br। उसके बाद क्या किया है सर, उसके बाद आपने फिर से ब्रोमिनेशन किया है। नाउ दिस इज NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन सर, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाएगा, चारों तरफ ब्रोमीन को लगा देगा, और यह आ जाएगा आपका NH2
एक Br पहले से लगा, 3 Br और आ रहे हैं पैरा पर और ऑर्थो पर, और उसके बाद आपने डायजोनियम बनाया और डायजोनियम बना के उस N2 को हटा दिया। यानी नॉर्मल आंसर बिल्कुल क्लियर, एक Br ऐसे, एक Br ऐसे, एक Br ऐसे और एक Br ऐसे, एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझो, बिल्कुल आसान। इस सवाल में अच्छा क्या था? इस सवाल में अच्छा सिर्फ इतना था कि आप ये पहचान पाए कि आर क्या है, बस बात खत्म। क्लियर है? चलिए और आगे बात कर लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। दिस इज हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोसेस। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स की हीटिंग, ये भी एल्कीन्स बनाने का एक मेथड है, जो कि आप चाहें तो अमीन्स के चैप्टर में डिस्कस करते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करते हैं तो एल्कीन्स बनाई जा सकती हैं। तो मैं एक जनरल मेथड की बात करता हूं, फिर मैं सवाल की भी बात कर लूंगा। जनरल जो सवाल है वो ये है कि अगर आप क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग करते हैं, दैट इज हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स की हीटिंग। चलिए ठीक है, तो क्या है ये? अब ऐसे जनरल की बात करते हैं। तो मान लीजिए सर ऐसा है आपके पास, ये दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जरा समझना, ये तो पहचान पा रहे हो, नाइट्रोजन के साथ 4 डंडे लग गए तो ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन हो गया। और हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये लग गई आग। तो क्या लगता है सर? कुछ नहीं सर, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आप हीटिंग करेंगे तो सर वही लगता है एलिमिनेशन जैसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए सर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, और बात हो चुकी है सर। ये जबरदस्त लीविंग ग्रुप है, और ये जबरदस्त लीविंग ग्रुप, अब बड़ी मजे की बात क्या है कि लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, और इस अच्छे लिविंग ग्रुप के होने के बावजूद भी ये रिएक्शन जो है ये E2 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन शो नहीं करती, ये E1CB मैकेनिज्म से एलिमिनेशन शो करती। ये क्या बदतमीजी है? E1CB तो हमेशा सर बैड लिविंग ग्रुप के केस में देखने को मिला था। आपने बताया था कि फ्लोरीन अगर लगा हो, विच इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, इन दैट केस E2 की जगह क्या हो जाती थी? E1CB। सर ये तो बहुत जबरदस्त लिविंग ग्रुप है, N पे प्लस फड़फड़ा रहा है भागने के लिए। सर इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर भी आप E1CB करवा रहे हैं, ये बैड लिविंग ग्रुप थोड़ी ना है। हां, इसी को याद करना। अगर बैड लिविंग ग्रुप हो और आप हीटिंग या बेस डालते हैं तो इन दैट केस एलिमिनेशन प्रोसेस E1CB फॉलो करता है। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप इतना अच्छा हो, कितना अच्छा हो, या तो वो लिविंग ग्रुप NR3+ जैसा हो, या वो लिविंग ग्रुप SR2+ जैसा हो। अगर ये दोनों में से कोई भी लिविंग ग्रुप आ गया जो कि जबरदस्त लिविंग ग्रुप है, तो भी आप समझ लीजिएगा प्रोसेस E1CB मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा। बात खत्म। उसका रीजन यह है कि सर इनका लीविंग नेचर तो अच्छा है ही, साथ में अगर आपको याद हो तो इनका माइनस आई इफेक्ट भी बड़ा जबरदस्त होता, जबरदस्त माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और इसकी जबरदस्त माइनस आई इफेक्ट इस बीटा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देती। एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है, ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस, और जहां यह एसिडिक नेचर इंक्रीज हुआ, आप समझ लीजिएगा कुछ और होने से पहले OH- जैसे ही आप हीट करेंगे इस बीटा हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, आप सोचते इससे पहले ही कार्बेनाइन तैयार हो जाएगा। एंड दिस इज E1CB मैकेनिज्म। समझिए बात को, यानी जैसे ही आपने हीटिंग की, OH- सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन को लेके भागेगा और एक कार्बेनाइन तैयार करेगा। हां, एक बार कार्बेनाइन बन गया तो सर उसके बाद तो क्लियर है, अब इस लीविंग ग्रुप को लात मार के निकाल दिया जाएगा, और देख लीजिए कितना खूबसूरत आपका डबल बॉन्ड तैयार हो रहा है। दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो लीव कर गया वो कौन है? NCC। यानी कहने का मतलब ये हुआ लीविंग नेचर बड़ा अच्छा है, इतना अच्छा है, उसके बावजूद भी रिएक्शन E1CB है। रीजन क्या है? क्योंकि इन दोनों की प्रेजेंस बीटा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रही, और इसलिए रिएक्शन E1CB मैकेनिज्म फॉलो करती है। और E1CB में बीटा पोजीशन से H निकल के क्या बनेगा? कार्बेनाइन। E1CB का मतलब क्या है? एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। कॉन्जुगेट बेस का क्या मतलब हुआ? इस आदमी का कॉन्जुगेट बेस कौन होता है? कॉन्जुगेट बेस H के निकलने के बाद जो बचा, जिसको कार्बेनाइन कहते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। सो दिस रिएक्शन इज E1CB मैकेनिज्म व्हिच इज एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। कब देखने को मिलेगा? जब लिविंग ग्रुप या तो खराब हो या लिविंग ग्रुप इतना अच्छा हो, तब भी आपको E1CB देखने को मिलती।
लेकिन सर इसमें इस सवाल में ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यू हैव ओनली वन बीटा पोजीशन। तो इसमें क्या दिमाग लगाना है सर? ऐसा भी प्रोसेस पॉसिबिलिटी थी कि आपके पास एक से ज्यादा बीटा पोजीशंस होती। अगर आपके पास एक से ज्यादा बीटा पोजीशंस होती तो उस केस में आप क्या करते? तो ठीक है, अगर मेरे पास एक से ज्यादा बीटा पोजीशंस होती तो भी मैं अपना, तो मुझे मैकेनिज्म का आइडिया है, मैं सब समझता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा बीटा पोजीशंस हैं, मान लीजिए एक बीटा पोजीशन ये है और एक बीटा पोजीशन ये है। सर ये लीजिए, अब बताइए, अब आप इसकी हीटिंग करने से अब आप क्या करेंगे? अरे भाई, अगर आप मुझसे आंसर पूछते हैं तो मुझे समझ में आ गया है, E1 CB मैकेनिज्म है, E1 CB में बीटा पोजीशन से H निकल जाएगा। बीटा यहां पर भी है सर, देख लीजिए, अल्फा बीटा, अल्फा 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 बीटा। देख लीजिए सर कौन कौन सी बीटा है? सर दो बीटा पोजीशन है, और इन दोनों में बीटाओं की बात करें तो कौन सी बीटा अच्छी है सर H निकलने के बाद? एक ये बनेगा और एक यहां बनेगा। बताइए, ये वाला एनायन अच्छा है या ये वाला? सर नीचे वाला अच्छा है। सो दिस विल बी द फाइनल, दिस विल गिव यू द फाइनल प्रोडक्ट, बिकॉज द रिएक्शन इज वाया कॉन्जुगेट बेस एंड दिस कॉन्जुगेट बेस इज मच स्टेबल देन द ऊपर वाला कॉन्जुगेट बेस, बिकॉज दैट इज 3 डिग्री एंड इट विल बी 1 डिग्री कार्बन आयन माइनस। अंदर लीविंग ग्रुप को लात मार के निकाला जाएगा और आपकी मस्त एल्कीन तैयार हो जाएगी। यानी अगर एक ही बीटा पोजीशन है तब तो कुछ सोच ही नहीं है, अगर एक से ज्यादा बीटा पोजीशंस हैं तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से आंसर निकालेंगे। क्लियर है ये? अगर मान लीजिए अब कोई और कार्बोनाइन ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा होता N, मान लीजिए ऐसी होती, अब भी बिल्कुल ठीक है सर, इसमें भी कुछ नया नहीं है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सर एक तो बीटा पोजीशन आपकी ऊपर और एक बीटा ये, सर वो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, गड़बड़ हो गई सर, ये तो ठीक नहीं है ठीक है। क्यों? क्योंकि सर यहां का कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा है सर, दिस एनायन इज मोर स्टेबल देन ऊपर वाला, सो अल्टीमेटली द फाइनल आंसर विल बी अगेन लाइक दिस। सो द आंसर विल बी स्टाइरीन। इस बार जो एल्कीन बनेगी वो क्या बनेगी? PHCH डबल बॉन्ड CH2, इसको स्टाइरीन कहते हैं। ये आंसर है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इफ यू हैव मोर देन वन बीटा पोजीशन द एनायन स्टेबिलिटी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। बात खत्म। यानी यहां पर मेंशन कर सकते हैं, इफ वी हैव मोर देन वन बीटा पोजीशन देन स्टेबिलिटी ऑफ anion will be the deciding factor। ये हमें ध्यान रखना है, बस बात खत्म हो गई। इसमें क्या है, ये आंसर आ जाए। अच्छा, अब एक बात और आती है, मान लीजिए वो कहता है कि नहीं ठीक है सर, ये तो ऐसा नहीं था, हमें तो कुछ और दिखाया गया है। हमने कहा चलिए कुछ और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए वो ये कहे कि भाई मेरे पास तो बीटा पोजीशन ही नहीं है, अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए ये ले लेते हैं, ये लीजिए। अब आप इसमें आग लगाएंगे, अब क्या करेंगे? अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ऐसे सूरत में आप आग लगाते हैं तो क्या हो? या ऐसा कर लेते हैं, बल्कि और अच्छा, बीटा पोजीशन तो रखते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, बीटा पोजीशन तो रखते हैं। अब बीटा पोजीशन रखते हैं, ये करते हैं और खूबसूरत सवाल बनाते हैं। ये लीजिए, अब बताइए क्या करें? तो सर बड़ा आसान है, अभी तो आपने बताया था, अगर बीटा पोजीशन पकड़िए, एनायन बनाइए, खत्म करिए बात को। और एक ही बीटा है, इसमें सोचना क्या है? सर यहां से बीटा है, ये देखिए ना, ओफो, ये बीटा पोजीशन है, इसमें क्या सोचना है? यहां से एक ही बीटा, यहां से H हटाइए और आंसर आ जाएगा। यानी आंसर क्या बनेगा सर? ये अंदर आएगा और ये लीविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। आंसर विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल गलत। क्यों? ये क्या बदतमीजी है सर? जब एक ही बीटा है तो यही आंसर बनेगा ना, एक हाइड्रोजन है। ओफो, तुम्हें हाइड्रोजन निकालनी है ना, कौन सी सर? एसिडिक। अरे यार अजीब आदमी हो, कार्बन से लगी हाइड्रोजन को निकालोगे, नाइट्रोजन से, जो भी प्लस से लगी हाइड्रोजन उसको नहीं निकालोगे? इस कंपाउंड की सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये है, मोस्ट एसिडिक। सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई एलिमिनेशन नहीं, कोई E1 CB नहीं, नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन, बात खत्म। दिस इज मोस्ट एसिडिक, खेल खत्म। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर नाइट्रोजन पर प्लस हो और उस नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन भी लगी हुई है तो कोई E1 CB मत करना, सीधे H को हटाना, खेल खत्म करना। नो E1 CB मैकेनिज्म, सो दिस आंसर विल बी रॉन्ग। दिस इज नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन, खेल खत्म। यानी सवाल का अगर आप सही से आंसर लिखना चाहते हैं तो सीधे सीधे बात खत्म। सर एक H2O अलग करिए और यहां पूरा का पूरा ताम झाम जैसे था वैसे ही अलग कर दीजिए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई रिएक्शन की उम्मीद मत करिएगा, सिर्फ नॉर्मल एसिड बेस मैकेनिज्म होगा। E1 CB जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो? यानी अगर आपके पास हाइड्रोजन है तब तो ठीक है,
हट जाएगी। यानी सबसे पहले जब भी क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग का सवाल आएगा, आप सबसे पहले क्या ढूंढिएगा? हाइड्रोजन तो नहीं है, पता चला हम बेवकूफ बन गए। हाइड्रोजन हुई तो खेल खत्म, निकालो, खत्म करो। ठीक, हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ढूंढेंगे सर? उसके बाद ढूंढेंगे बीटा पोजीशन कौन सी है। अगर एक ही बीटा है, मस्त हो गया। एक से ज्यादा बीटा है तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से आंसर निकालेंगे। क्लियर है? अरे सर अगर हाइड्रोजन भी ना हुई और बीटा भी ना हुई, अब क्या करेंगे? अरे फिर तो कुछ भी नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर इसका मतलब यह हुआ, तीसरा इंपॉर्टेंट केस यह बन सकता है कि अगर कुछ भी ना हुआ तो क्या कर लोगे? हमने कहा लो भैया, अगर कुछ भी ना हुआ तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, और अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है तो एक चीज तो क्लियर है सर, बीटा आपके पास है नहीं, हाइड्रोजन आपके पास है नहीं जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। अब आप क्या करेंगे? अब तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। होगी जब कुछ नहीं होगा तो OH क्या बोलेगा? अरे यार जब तुम्हारे पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो हम भी कौन से बेस हैं? ऐसी तैसी हम बेस नहीं, हम बेस ही नहीं है तो फिर हम कौन है? हम एक न्यूक्लियोफाइल हैं। समझ रहे हो बात को? अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है। जब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं तो हम न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, चुपचाप जाएंगे, पीछे से धक्का मारेंगे। लीविंग ग्रुप तो तुम हो ही, लीव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। SN2 मैकेनिज्म से मैं आपको चुपचाप आंसर बना के दे दूंगा, मीथेनॉल तैयार होगा, सारी बकवास तामझाम यहां से बाहर निकल जाएगी। कुछ समझ पाए बात को? यानी अगर मैं इस पूरे क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग के सवाल की बात करूं तो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे क्या देखना चाहिए इस तरह के सवालों में? कहीं N के प्लस के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन तो अटैच नहीं, अगर है फिर तो उसको हटा देंगे, बात खत्म। अगर H नहीं है तो मैं क्या ढूंढूंगा? मेरे पास बीटा कौन सी पोजीशन है? अगर एक ही बीटा पोजीशन है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा बीटा पोजीशन है तो कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है उससे आंसर निकाल लेना। अब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन भी नहीं है और बीटा पोजीशन भी नहीं है तो ऐसे में लास्ट स्टेप होगा आपका SN2 मैकेनिज्म। OH माइनस पीछे से लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करके लीविंग ग्रुप को लीव करवा देगा और वही फाइनल आंसर होगा। एंड दिस विल बी द लास्ट जो आपको ऑब्जर्व करना। क्लियर? समझ पाए? जो हमारा सवाल था वो भी देख लेते हैं। ये था, वो कह रहा है कि रिपीटेड हॉफमैन एलिमिनेशन करना है। तो जरा समझना, अभी तो ये क्वाटरनरी अमोनियम है ही नहीं, ठीक? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने इसका क्वाटरनरी अमोनियम मिथाइलेशन किया। ये देखो कह रहा है ना मिथाइलेशन करेंगे, तो आपने मिथाइलेशन किया तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने यहां धक्का मारा, अगर और आई यहां से लीव कर गया। तो मैंने सबसे पहले क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड तैयार कर लिया। एक कार्बन पहले से था, एक धक्का लगाने के बाद आ गया, N पे प्लस आ गया और बाहर खड़ा हो गया I माइनस। ये बन गया हमारा क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। लेकिन सर आपने क्योंकि AgOH के साथ हीट किया है, अभी बात हुई थी सर, सिल्वर की एफिनिटी हैलाइड के लिए इतनी खूबसूरत है, वो कहता है तुम मेरे पास आ जाओ, OH को छोड़ दूंगा, यानी ये OH चला जाएगा उसके पास। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम आयन तैयार हो गया। इस क्वाटरनरी अमोनियम आयन में अब यहां पर N है, 2 N पे प्लस, और अब OH I की जगह कौन आ गया? OH। अब यह है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बस सर अब आपको जो करना कर लिया। अब क्या करना है यार, खुद अभी तो बताई हुई ये बात कि भाई आप बीटा पोजीशन को लोकेट कर लीजिए। सर यहां बीटा है नहीं, यहां बीटा है नहीं, यहां बीटा है नहीं, यहां बीटा है नहीं, सर एक बीटा ये और एक बीटा एंड दे बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे? सर कहीं से भी हटाइए, माइनस अंदर करिए, लीविंग ग्रुप को बाहर करिए। बताइए पहला ऑप्शन क्या बना? सर पहला आंसर आपका तैयार हो गया है और वो बना है कुछ ऐसा, ये इधर और यहां आ गया डबल बॉन्ड और नीचे हो गया N के साथ 2 डंडे। लेकिन सर अभी आपने बोला बार बार करना है, अभी भी मिथाइलेशन हो सकता है, तो चलिए एक बार और मिथाइलेशन कर देते हैं, CH3I। जब एक बार और मिथाइलेशन करेंगे, AgOH के साथ रखेंगे तो अल्टीमेटली फिर से क्वाटरनरी अमोनियम आयन बनेगा। वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा, जरा समझना, N पे प्लस आ जाएगा एंड दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे इस क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फर्दर हीटिंग करेंगे तो फिर वही बीटा पोजीशन पकड़ लेते हैं। सर ये बीटा होगी, इस पर एनायन बनेगा, माइनस अंदर, लीविंग ग्रुप बाहर, और साफ दिखाई देता है। सर ये सेकंड आंसर आ जाएगा, खेल खत्म। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर बार बार अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बनाकर आप उसको क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप उसकी हीटिंग करेंगे। ध्यान क्या रखेंगे? अगर एक ही बीटा है तो कुछ नहीं करना, एक से ज्यादा बीटा है तो एनायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। अगर एक भी बीटा नहीं है तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, और अगर एन पर बीटा तो है लेकिन एन पर हाइड्रोजन लगा तो सर कुछ नहीं करेंगे, एच को दे देंगे, खेल खत्म कर देंगे, बात खत्म। क्लियर? शाबाश,
एक बार इसको वीडियो को स्टॉप करके आराम से समझना, आराम से देखना, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। ठीक, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। अब फिर वही वाली बात आती है, जैसे होता है ना, थोड़ा सा अच्छे बच्चों को थोड़ा सा खुश कर दिया जाता है, तो सर ये सब करने के बाद एक फिर से वही खुशी है। दिस इज नॉर्मल पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। NaNO2 बिल्कुल क्लियर है सर। ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। यहां OH है, यहां NH2 है, ये NH2 जो है वो डायजोनियम में कन्वर्ट होगा और कार्बोकैटायन बनेगा। हम सब जानते हैं जैसे ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन रिंग को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और रिंग एक्सपेंशन के दौरान जो देखने को मिलता है वो क्या है सर, ये रिंग एक्सपैंड कर जाएगी, एक 6 मेंबर्ड रिंग पर प्लस आएगा। और रिंग एक्सपैंड कर क्यों रहे हैं? क्योंकि प्लस को O के नीचे आना था। मैं कई बार बोल चुका हूं, प्लस को लोन पेयर देखकर ऐसी खुशी मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में सिर्फ एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन से आपका फाइनल आंसर क्या निकल आएगा? दिस विल बी द साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल लल्लू एकदम, समझ लो बात को, कुछ खास नहीं। और सवाल देख लेते हैं फटाफट एकदम। ये भी हमें ऐसा लगता है शायद थोड़ा सा खुश करने के लिए जेई में पूछा गया सवाल है। एनिलीन है, डायजोनियम बनाएंगे फिनॉल या नैप्थॉल के साथ, सारी दुनिया जानती है बीटा नैप्थॉल के साथ जब ये रिएक्शन की जाएगी तो सर जो नैप्थलीन सिस्टम होता है उसकी ऊपर की 2 चोंच और नीचे की 2 चोंच सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड सिस्टम होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं नैप्थलीन सिस्टम की बात करूं तो ये है मेरा नैप्थलीन सिस्टम। इस नैप्थलीन सिस्टम में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यह इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऊपर की 2 चोंच या नीचे की 2 चोंचों पर ही लगता है। दे ऑल आर सेम, मतलब कहने का मतलब ऑल दी पोजीशंस आर सेम। सो अल्टीमेटली ऊपर की 2 चोंच या नीचे की 2 चोंच में कहीं भी लगा दीजिए, दे ऑल आर सेम। यानी फाइनल आंसर जो बनेगा वो आपका फाइनल आंसर, जब भी कभी नैप्थलीन सिस्टम होगा वो आंसर आपका यह है, यह आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, अच्छा अब ये जो सवाल आपको दिया गया उसमें क्या पूछा गया है? जो सवाल हमें दिया गया है सर ऐसा है, उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, आपने डायजोनियम बनाया, चलिए ठीक है, और इस डायजोनियम को जाके फिनॉल पे चिपकाना है, तो चलिए सर फिनॉल पे नैप्थॉल पे चिपकाते हैं। अब इस नैप्थॉल के लिए क्या जानते हैं सर, इसकी जो एक्टिवेटेड पोजीशंस हैं, अभी बात हो चुकी है हमारी, इसकी एक्टिवेटेड पोजीशन एक ये चोंच है, एक ये चोंच है, एक ये चोंच है और एक ये चोंच है। आप बताइए कहां लगाएं? अरे भाई सुनो तो, OH की सुननी पड़ेगी ना। OH क्या बोलेगा सर, मेरी ऑर्थो पे आ जाओ या पैरा पे आ जाओ। अब पैरा तो सर मेरी ब्लॉक दिख रहा है, पैरा ब्लॉक, तो कहां होगा सर, या तो ऊपर वाली ऑर्थो या बगल वाली ऑर्थो। दिख रहा है ये बगल वाली ऑर्थो, सर बगल वाली ऑर्थो ये वाली, ये भी तो ऑर्थो है। लेकिन सर जो ये वाली ऑर्थो ये चोंच नहीं है, तो चोंच कौन सी है सर, ऊपर वाली है, तो सर ऊपर लगा दीजिए, खत्म हो गई बात। यानी डायजोनियम एज इलेक्ट्रोफाइल ऊपर जाके जुड़ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर समझ में आता है वो आता है, हमें लग रहा है ये हो रहा है क्या, OH हमारा बीटा पर है, ऊपर जाके जुड़ गया, बिल्कुल सही, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो, जो भी आपके समझ में आता है, बिल्कुल आसान है। अब जेई में सवाल पूछा गया, क्यों पूछा गया था? सिर्फ इसलिए कि क्या बच्चे को पता है कि OH इज एन एक्टिवेटर? हाँ सर पता है, OH इज एन एक्टिवेटर। इफ इट इज एन एक्टिवेटर इट विल बी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। यस सर, ऑल द एक्टिवेटर्स आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स, नो डाउट इट इज एन ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। अगर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है तो सर 2 ऑर्थो पोजीशन है, पैरा तो ब्लॉक है, सर उन दोनों ऑर्थो में कहां लगाऊं ये डाउट आ रहा है। और उन दोनों अर्थों में जिसको ये पता है कि इस तरह का नैप्थलीन सिस्टम अरीनियम आयन की स्टेबिलिटी की वजह से ऊपर के 2 और नीचे की 2 पोजीशन सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट मैक्सिमम देखने को मिलता है, और इसलिए ये आपको ऊपर लगा के आंसर दे देगा। बिल्कुल आसान एकदम, कहीं कुछ मुश्किल नहीं। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। ये भी जेई में पूछा गया सवाल है, खुश करने के लिए दिया गया था। बिल्कुल देखिए कितना सिंपल, डायजोनियम बना के नीचे खेल लीजिए, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। सर कुछ करना ही नहीं, सर नीचे डायजोनियम बनेगा। अगर नीचे डायजोनियम बनेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम होगा, इस सिस्टम में आपने नीचे बनाया N डबल बॉन्ड N और ये जाके जुड़ गया फिनॉल, और फिनॉल की कौन सी पोजीशन एक्टिवेटेड है, अभी तो बात हुई थी सर, ये आपका फिनॉल है जो कि यहां पर OH है सर, OH की पैरा ये है, पैरा पर जाके आपने बिल्कुल सीधा आंसर, कुछ नहीं करना सर। कितना खुश करते हैं जेई वाले, बड़ा मजा आता है। हम बेकार में घबराते हैं, घबराने की तो जरूरत ही नहीं। ये जेई की बड़ी पुरानी कहानी, आप समझिए, ये जेई का ड्रामा बहुत पहले से चला आ रहा है, ये कहीं से भी अब मुश्किल काम नहीं लगता।
ये देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स 1 2 3 4। बड़ा अच्छा सवाल है और ये भी जेई में पूछा गया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल बनाया गया। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा हूं, मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सीधी सीधी बात करता हूं। बेसिक अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो बेसिक नेचर इसका इससे ज्यादा है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के लोन पेयर का डोनेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, ये तो हम समझते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे इन दोनों में समझ में आता है कि सर यहां पर NH2 के ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग, N के ऊपर जो है वो 2 हाइड्रोजन लगे हैं और चारों तरफ 2 NO2 हैं। तो सर ऐसा लगता है जैसे बीच का जो NH2 है वो अपना प्लेन चेंज कर देगा। गलत बात है, NH2 अपना प्लेन बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग नहीं, वो स्टेरिक क्राउडिंग यहां दिखाई देती है। सर NO2 और NO2 के साथ ये जो N से 2 CH3 ग्रुप लगे हैं ये अपना प्लेन चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से लोन पेयर का रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट वो काफी हद तक रुक जाएगा। यानी कहने का मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, एंड दिस इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और यहां पर देखा जाए तो दिस इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। यहां पर प्रोटॉन के आने की संभावनाएं मुश्किल लगती हैं, क्योंकि रेजोनेंस तो है लेकिन सर साफ दिखाई देता है ना, इन दोनों या तीनों NO2 के स्ट्रॉन्ग -R-I इफेक्ट की वजह से इस बार इस आदमी की बेसिक नेचर सबसे खराब दिखाई देती है, जबकि सबसे अच्छा बेसिक नेचर हमें 4th का दिखाई देता है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा है ड्यू टू प्लेनारिटी का डिस्टर्बेंस। दिस इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या कह रहा है कि सबसे अच्छा जो बेस होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, 4 के बाद 2 को होना चाहिए, 2 के बाद 1, और सबसे खराब बेस जो है वो 3rd होना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये बिल्कुल गलत लगता है सर, इसको हटा दीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर, यानी पीकेबी का डिफरेंस 1 और 2 बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। 1 और 2 में पीकेबी का डिफरेंस तो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन 3 और 4 में जमीन आसमान का, ये कहीं पढ़ा है मैंने, लगभग 35,000 40,000 गुना रेट देखने को मिलेगा इसका इसके कंपैरिजन में। समझिए बात को, समझ रहे बात? यानी कि जो ऑप्शन लगता है वो लगता है रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन 4। बिल्कुल सही है सर, यहां रेजोनेंस को कोई नहीं रोक सकता, यहां रेजोनेंस चलेगा। 4th में रेजोनेंस इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और स्टेरिक इफेक्ट या SIR इफेक्ट की वजह से 4 इज मोर बेसिक देन 3। बिल्कुल सही है, 4 इज मच मोर बेसिक देन 3। क्लियर है? बड़ा आसान सवाल। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो सब लोग समझो इस बात को, हम ये जो छोटे छोटे लेक्चर्स ले रहे हैं या जो छोटे छोटे लेक्चर्स सारे टीचर्स अपना कर रहे हैं ये वाला काम, इसमें तुम ये मत समझो कि तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ा दिया गया है पूरा। तुम सब लोग काबिल लोग हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम लोगों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि डरो मत बस। मतलब आप समझ रहे, मैंने अपने पूरे 2 घंटे के लेक्चर में या 1.5 घंटे के लेक्चर में जो भी बोला है, आप समझ लें कि वो आदमी या सामने वाला आदमी सिर्फ एक ही चीज आपसे बोल रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं, आपने थ्योरेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा है और कुछ एप्लीकेशन पार्ट जिसका भी टाइम बचा है आपके पास, अगर आप उसको और मजबूत कर ले, तो मुझे लगता है जेई का एडवांस लेवल कहीं से डराता नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों को सेलेक्ट करने की कोशिश करता है जो बार बार थप्पड़ खाने के बाद भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जेई का एग्जाम हमेशा चौंकाने की कोशिश करता है। जब आप वहां बैठेंगे तो सबसे पहले वो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखा देगा, आपको लगेगा लो यार क्या सोच के आए थे, पता नहीं क्या पैटर्न बना दिया। पैटर्न में चेंज देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है जो बच्चे घबरा जाते हैं, वहीं पर बैंड बज जाती है, क्योंकि उनको लगता है अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बस वो लोग साफ हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या सोचते हैं, नहीं घबराने की जरूरत नहीं, कर लेंगे। फिर वो दोबारा बैठते हैं, दोबारा खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद उनको लगता है अरे यार इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन, वो फिर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग वहां जाके गिर जाते हैं। उसके बाद भी अगर जो लोग खड़े रह जाते हैं वो जेई में एडवांस लेवल पर सेलेक्ट होकर बढ़िया आईटी से इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, घबराने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। घबरा कर फायदा क्या होगा? आप अपने आप को मजबूत करिए, तैयारी करिए, आप एप्लीकेशन पार्ट पर ज्यादा फोकस करिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे थ्योरेटिकली आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेंस के लिए अच्छा स्कोर कर रखा, ऑब्वियसली वो आपने कर रखा। इसलिए सब लोग कोशिश जरूर करें, मुझे लगता है ये कहीं से भी मुश्किल काम नहीं लगता। चलिए खैर, अगर मैं और एक सवाल की बात करूं तो ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखी है। ये वही सवाल है जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन थी, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट रिएक्शन में बनेगा वगैरह वगैरह। तो सर बड़ा क्लियर है, इस आदमी का हॉफमैन ब्रोमाइड करेंगे तो जैसा कि अगर तुम्हें याद हो मैंने बताया था RnCO बनता है जो कि RnH2 में कन्वर्ट होता है। यानी ये पूरा सिस्टम जो है ये जाके एन से लगे,
समझ रहे हो बात को, मैकेनिज्म अगर तुम्हें याद आ रही हो। तो ऐसे में ये तो कंफर्म हो गया कि अगर ये पूरा सिस्टम एन से जाके लगता है तो ये आंसर तो आना ही आना है। चलिए इस सवाल की बात करते हैं। इसमें भी ये पूरा सिस्टम उठ के ये जाके एन से पीछे जाके जुड़ेगा। अगर ये जाके पीछे जुड़ता है तो सर इसका मतलब ये आंसर भी आना ही आना है। चलिए ठीक है। और इस केस में अगर देखें तो फिर इस केस में ये पूरा सिस्टम जो है हमारा ये जाके एन से जुड़ेगा, जिसमें नाइट्रोजन पर 15 होगा। यानी कि इसको अगर ध्यान से देखें तो मुझे लगता है ये ऑप्शन है। अब बहुत आसान है, दोनों तीनों आंसर सही होंगे, यानी 1 भी सही है, 4 भी सही है, 9 भी सही है। हॉफमैन ब्रोमाइड के रिएक्शन के बाद ये आंसर आ जाएगा। आसान सवाल थे, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर एक ही बात बोलूंगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। तुम सब अच्छे काबिल लोग हो, खूब मेहनत करोगे, समझदारी से काम करोगे, अपने टारगेट्स को सेट करोगे और रेगुलरली मेहनत करोगे। क्या चल रहा है दुनिया में, कौन क्या बताता है, कौन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया हमेशा एक ही काम करती है, तुमसे न हो पाएगा। और जो बेवकूफ इस झंझट में फंस जाते हैं कि हमसे कह रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा, वो बेवकूफ कहीं के नहीं रहते। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि अगर आप लोगों की सुनने बैठ गए कि तुमसे ना हो पाएगा तो कुछ नहीं होगा। यह आपको अपनी अंदर की आवाज और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की आवाज सुननी चाहिए, जो आपके वेल विशर्स हैं, आपको उनकी आवाज सुननी चाहिए। दुनिया तो हमेशा एक ही बात बोलती है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे कहां हो पाएगा, अरे ये एडवांस लेवल है, बड़ा मुश्किल होता है, तुम लल्लू बक, ऐसे। आपको कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास सोच है, हमारे पास साधन है। हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज सिलेक्शन तो सर हम जैसों का ही होता है। हर किसी का सिलेक्शन हो यह भी जरूरी नहीं है, लेकिन सर सिलेक्शन तो हम जैसों में से ही होता है। हमारा न हुआ तो फिर किसका हो। जिस बच्चे की सोच ऐसी रहेगी, मुझे लगता है वो बहुत आसानी से काम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अमीन्स के चैप्टर में हम लोगों ने ये काफी अच्छा डिस्कशन कर लिया है। सब लोग इस चैप्टर को एक बार दोहरा लेंगे, दोहराने के बाद इन सवालों को भी देख लेंगे। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है इस चैप्टर से मैं तुम्हें बताना चाहता था। एक क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हीटिंग, एक एस्टर्स, जेंथेट्स और अमीन ऑक्साइड्स की हीटिंग, साथ ही साथ कुछ और मेन पॉइंट्स जो तुम्हें बताने थे, सब लोग उसको एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो चलिए हम इतना ही करते हैं, आगे फिर से मुलाकात करेंगे। सब लोग खूब मेहनत करें। हम सबकी विशेष तुम्हारे साथ हैं, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच।